अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। जो हमारी टॉप स्टोरीज़ हैं, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि हम आज किन मामलात पर बात करेंगे। इसके अलावा कोरोना भी होगा, उसका अपडेट भी होगा, और साथ के साथ हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह से एक बेहतर माहौल बना सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। लेकिन क्यों ना एक बहुत भली, बहुत प्यारी हमारी मोहसिन, हमारी माँ, सबसे पहले उनकी बात कर ली जाए। या बिल्कुल, हम बात करेंगे याद कर मोहतरमा लेते हैं। फातिमा जिन्ना की। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की 53वीं बरसी आज मनाई जा रही है। तहरीक पाकिस्तान में मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। अगर हम ये बात कहें कि मुसलमान ख़वातीन में तहरीक आज़ादी की शमा रोशन करने का सहरा उन्हीं के सर है, तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। और यही नहीं जनाब, उन्होंने क़याम पाकिस्तान के बाद महाजरीन की आबादकारी, ये बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा काम था। उन्होंने अपनी निगरानी में इसे अंजाम दिया। विमेन रिलीफ कमेटी उन्होंने बनाई, पाकिस्तान विमेन एसोसिएशन की बुनियाद आपने रखी। और इस सब के अलावा प्लीज़ मुझे कह लेने दीजिए, जो आपका स्टाइल है, जो आपका कपड़े पहनने का अंदाज़, देखने का अंदाज़, वो सब कुछ ऐसा है कि जितनी बार देखिए उतनी बार कुछ नया नया सा लगता है, प्यारा सा लगता है, कुछ सीखने को मिलता है। कितनी प्यारी, कितनी बड़ी मोहसिन ये, कितनी अच्छी शख्सियत ये। हम आज बिल्कुल छोटी सी एक कोशिश आपके सामने रख रहे हैं जिसमें हमने इसका अहाता किया। तो आज पूरा दिन ही मोहतरमा को, मादर वतन को याद किया जाएगा, उनकी बातों को दोहराया जाएगा। आप हमारे प्लेटफॉर्म से भी देख रहे हैं, समा पर ख़ास तौर पर आप इसमें मुख्तलिफ सेगमेंट्स देखते रहेंगे, रिपोर्ट्स भी देखते रहेंगे। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं उस ताबीर की जिसका ख्वाब मेरे ख़्याल में बड़ा अच्छा, बड़ा खूबसूरत देखा गया था, लेकिन ताबीर बहुत भयानक है। बिल्कुल ठीक समझे आप, मैं कराची की बात कर रही हूँ। मैं कराची के उन मसाइल की बात कर रही हूँ जिसमें आपको पता होता है कि आपका वॉलेट आपका खाली हो जाएगा, आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, लेकिन मौत का खतरा आप पर और आपके घर वालों के सर पर मंडलाता रहेगा। और कुछ यही हुआ है। एक बार फिर कराची में बारिश आई, और एक बार फिर अगर बारिश में आप अपनी ज़रूरी काम की वजह से घर से निकलें, अगर आप कागज़ की किश्ती लेकर यूं ही डुबोने के लिए चले, तो आपकी ज़िंदगी की नैया डूब जाएगी। कराची वालों के लिए तो के इलेक्ट्रिक की मेहरबानी देखिए, अच्छा मौसम भी नहीं। अब देखिए किरण, गुज़श्ता साल भी ऐसे कई वाक़यात रिपोर्ट हुए थे, नेपरा ने जुर्माने भी आयद किए थे, और हम सोच रहे थे, हमारी ख्वाहिश भी यही थी कि शायद अब काम हो चुका होगा। जो मैनेजमेंट जिन्होंने करनी है वो कर रहे होंगे, अपना काम करने वाले अपना काम दुरुस्त तरीके से कर रहे होंगे। यानी जिन्होंने चेक करना होता है बारिश से पहले, मौसम ख़राब होने से पहले, कि कहीं कोई तार टूटने वाला तो नहीं, कहीं तार टूट तो नहीं गया, कोई तार ढीला तो नहीं है। लेकिन ऐसा काम हुआ नहीं। इसीलिए एक अफसोसनाक वाक़या गुज़श्ता रोज़ कारसा से करीब पेश आया। करंट लगने से रफ़ीक, 60 साल रफ़ीक जाँ बहक हुआ। उनकी फैमिली गम से निढाल है, 3 उनके बच्चे हैं, और वो मुतालबा करते हैं कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई हो। ये मुतालबा दुरुस्त, कार्रवाई हो भी जाए, वो बाप वापस नहीं आएगा। और उनके भांजे, उन्होंने जो जुमला कहा, उस जुमले ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया, हम सब कराची वालों को, क्योंकि हम सब घरों से बाहर निकलते हैं। उन्होंने कहा, इंसान घर से जिंदा बाहर जाता है और मुर्दा वापस आता है। ये बड़े दुख वाली बात है, ये बड़े दुख वाली बात है। और किरण, घर के बाहर क्या जाना, बाहर क्या निकलना। कल जब बारिश हो रही थी और हम बालकनी में गए तो मेरी बेगम घबराई हुई थी। उन्होंने कहा कि बच्चों को अंदर ही रखे, क्या मालूम कोई तार यहाँ गिर जाए, क्या मालूम कोई तार खिड़की पर गिर जाए और ऐसा हादसा। अल्लाह सबको महफूज रखे, अल्लाह सबको महफूज रखे। एनीवेज, इनकी फैमिली, वो ज़ाहिर गम से निढाल है, रफ़ीक की फैमिली, मुदस्सिर नज़ीर वहाँ पर गए, उनसे उन्होंने गुफ्तगू की, आपके सामने रखते हैं। जी बिल्कुल, सफूरा के रिहायशी मोहम्मद जो आज कारसाज के करीब एक हादसे का शिकार हुए और बिजली की तार उन पर गिरी और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उनके अहले खाना हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि कितने थे मरहूम के बच्चे, और ये वाक़या, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। एक इनका बेटा है, 2 इनकी बेटियाँ हैं। तो हम ये करेंगे हुकूमत से अपील, भाईजान ये के इलेक्ट्रिक की वजह से हमारे मामू के इंतकाल हुआ है, उनके ऊपर तारें गिरी हैं। हम ये अपील करेंगे आगे तक किसी को ये नुकसान पैदा नहीं हो, और के इलेक्ट्रिक को चाहिए इन मामलात को देखे और अपनी चीज़ों को संभाले। मोहम्मद रफ़ीक कारपेंटर थे और वो जिनके पास काम करते थे वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सर क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी? जनाब, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हम इतने ख़तरनाक मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे ज़िंदगी और मौत का तो कोई भरोसा ही नहीं है।
पहले हम सोचते थे कि अचानक मौत, अचानक अभी देखें के इलेक्ट्रिक वाले लोगों को मार रहे हैं। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से अपील करना चाहूँगा कि खुदारा आपकी हुकूमत है, सिंध हुकूमत को थोड़ा लगाम डालें ताकि वो के इलेक्ट्रिक पे थोड़ा प्रेशराइज़ करें। ये महकमा भी आप ही के अंडर में आता है। लोगों को खुदारा ऐसी आने वाली अचानक मौतों से बचाएं। बारिश रहमत और नेमत है, आप लोगों की वजह से, आपके इदारों की वजह से वो जहमत और तकलीफ़ात का जो है ना वो शिकार कर रही हैं लोगों को। तो लिहाजा मैं सिर्फ अपील करना चाहूँगा कि आज इनके साथ हुआ, आगे खुदा ना खास्ता किसी और के साथ हो तो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ। छिपा के बाद ये डेड बॉडी जो है सफूरा जाएगी और सफूरा के बाद आज ही जो है से सियालकोट रवाना कर दिया जाएगा और अहले खाना जो उनकी मिसेस हैं और बेटियां हैं 2 मौजूद, वो भी साथ मौजूद होंगी। मुदस्सिर अपडेट कर रहे थे। तो हुआ यही है जनाब कि बारिश के चंद कतरे भी, चंद बूंदे भी के इलेक्ट्रिक के तार सह नहीं सके, बर्दाश्त नहीं कर सके। कारसाज के करीब मोटरसाइकिल सवार पर बिजली के तार मौत बनकर पड़े। करंट लगने के दीगर वाकयात भी पेश आए जिसमें 4 अफराद जाँ बहक हुए। सऊद बिन मुर्तज़ा रिपोर्ट कर रहे हैं। उसके अंदर ब्लास्ट हुआ है जिसमें से तारे जो है ज़मीन पे गिरी है, तो तारे जो है बाइक वाले के ऊपर गिरी है और बाइक वाला अचानक से गिर के तड़पना शुरू हो गया। कराची वालों की जेबों से अरबों रुपए निकलवाने वाली के इलेक्ट्रिक, जिसका निजाम बारिश के चंद कतरे बर्दाश्त न कर सका और नतीजा ये निकला। मोटरसाइकिल सवार 60 साला रफीक कारसाज के करीब से गुजर रहा था कि के इलेक्ट्रिक का तार मौत बनकर गिर पड़ा। चाचा थे उमर रसीदा, वो बाइक से आ रहे थे, तारें एकदम से ऊपर शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट जब हुआ चाचा ने देखा तो ऊपर से उनके तारें आगे गिरी। लोगों ने शिकायत की कि के इलेक्ट्रिक का अमला जाए हादसा पर देर से पहुंचा, जबकि वहां पहुंचने वाले के इलेक्ट्रिक के ऑफिसर का कुछ और ही कहना था। बहुत देर से लाइट बंद की, वो बंदा बच सकता था। पूरा शटडाउन अरेंज करना पड़ता है, जाहिर सी बात है। मैंने पूछे पूरा एरिया बंद करा है, तो इमरजेंसी जैसे ही कॉल पहुंची है फौरन फीडर ऑफ हो गया। दूसरी जानिब मॉडल कॉलोनी करीमाबाद नागन चौरंगी में बैंक और घर में करंट लगने के वाकयात में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। और जब बारिश होती है या बारिश की पेश गोई होती है तो हम उससे पहले बहुत सी बात करते हैं, बहुत से सवालात उठाते हैं हुकूमत से। हम ये पूछते हैं कि इंतजामात क्या हैं, और इसी हवाले से के इलेक्ट्रिक से भी कहा जाता है कि अपने इंतजामात कर लो। कैसे इंतजामात किए के इलेक्ट्रिक ने इस बारिश से पहले, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये धमाके इराक या अफगानिस्तान के नहीं बल्कि शहर कायद के इलाके साइड एरिया में पीएमटी के हैं, जहां बारिश शुरू होते ही इलाका धमाकों से गूंज उठा। नॉर्थ कराची के रिहायशी भी इलाके की पीएमटी में धमाकों से सहम कर रह गए। बारिश के बाद धमाके करती के इलेक्ट्रिक की ये पीएमटीज किसी बड़े हादसे का सबब भी बन सकती हैं। शहरी सवाल करते हैं, क्या भारी बिलों से जेबें भरने वाली के इलेक्ट्रिक के पास बारिश से मुतालिक कोई प्लान है या नहीं? के इलेक्ट्रिक के मामलात ही कुछ ऐसे हैं कि इस पर जितनी वजाहत तलब करे उतना कम है। इस माहौल में ऐसे में वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब पर तनकीद भी बहुत हुई, तो उन्होंने कौमी असम्बली के फोरम पर अपनी वजाहत पेश की। कहा कि के इलेक्ट्रिक को 100 मेगावाट इजाफी बिजली, गैस और फर्नेस ऑयल दे दिया, लेकिन इदारे के पास तो गुंजाइश ही नहीं। वावेला करने वाले सिंध हुकूमत गटर की सफाई तक नहीं कर सकी। मेरे ख्याल में अपनी वजाहत दे देते, बस इतना ही काफ़ी था। हमने उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस पे के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया को भी दिया। हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त के इलेक्ट्रिक को 100 MMCFD मजीद गैस दे रही है। 30,000 टन RFO उनको लोन पे हम लोगों ने के इलेक्ट्रिक को दे दिया। 100 मेगावाट हमने नेशनल ग्रिड से उनको दिया है, पर उनका वो सिस्टम अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, वो ले नहीं सकता वो बिजली। के इलेक्ट्रिक या वो सिस्टम बना होता तो नेशनल ग्रिड से हम लोग दे सकते। मसला ये आ रहा है जनाब चेयरमैन के इलेक्ट्रिक ने वो सिस्टम नहीं बनाए, ग्रिड स्टेशन नहीं बनाए कि वो बिजली ले सके। कॉमन डिलीवरी पॉइंट उनके 2 बनते हैं, कराची ईस्ट पे और वेस्ट पे। हमने उनको फोर्स किया, वो बनाएंगे और ये 2022 तक उनकी ये स्टेशन बनेंगे, ग्रिड स्टेशन। ये 2022 के बाद उनका कोई ये इशू ना आए। कराची की आवाम की जो मुश्किलात हैं उसको कम किया जाए। वहाँ पे तो सूबाई हुकूमतें वावेला इन्होंने किया हुआ है। जो गटर्स आपके बंद होते हैं वो किसकी जिम्मेदारी है? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध की है। क्यों नहीं उसको साफ करते, उस पर क्यों नहीं कंट्रोल करते? ये सियासत छोड़ें, आपकी हुकूमतें रही हैं। के इलेक्ट्रिक आपने क्यों नहीं ये कॉमन डिलीवरी पॉइंट बनाए?
अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने रेज किया इजाफी बिजली देने का नेशनल ग्रिड से, और वो सिस्टम की खराबी की निशानदही करें। इस पर के इलेक्ट्रिक की वजाहत आनी बहुत ज़रूरी है। एनीवेज, कराची की हम बात जब कर रहे हैं, और गुज़श्ता रोज़ जो बारिश हुई, बल्कि बारिश के 2 स्पेल्स आए थे, कुछ इलाकों में 2 स्पेल्स थे, कहीं पर अगर एक था तो ठीक है, लेकिन कई इलाकों में 2 स्पेल्स थे। एनीवेज जी, बारिश का पानी अभी भी सड़कों पर मौजूद है। याद मुझे आ जाती है वो कहानी कि नासिर हुसैन शाह साहब ने भी और मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने भी कहा था कि इस बार बारिश हम मैनेज कर लेंगे, कोई फ्लड का खतरा नहीं है, अर्बन फ्लडिंग का। एनीवेज, अब देखिए ये विजुअल्स हैं कल के। सिंध हुकूमत की बात करें, बल्दिया के नुमाइंदों की बात करें, यानी जिन्होंने काम करना है वो काम करते दिखाई नहीं दिए। अभी जब हम आ रहे थे तो सदर की मसरूफ शारा यहाँ पर भी पानी खड़ा था और ट्रैफिक की रवानी मुतासर थी। तो जो उस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए सुबह ऑफिस जाता है उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये शायद बादल छटने और धूप निकलने का इंतज़ाम कर रही है हमारी इंतज़ामिया। बड़े शहर में थोड़ी सी बारिश, बिल्कुल थोड़ी सी बारिश कितने मसाइल लेकर आती है, और फिर उसके बाद में लोगों की जान भी जाती है। तो हमने आज कोशिश की कि इस सिलसिले में कम से कम कोई बात कर रहा है या नहीं, या फिर सबसे ज़्यादा बात कौन कर रहा है, उन्हीं से गुफ्तगू करें, उन्हीं से राबिता करें। हमारा साथ अब देंगे जनाब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं आप? हलीम आदिल शेख साहब, ये जो तारे हैं ना, अब आप अपनी गाड़ी में बैठे हों, अपनी बालकनी में खड़े हों, और फिर ये सारे के सारे मसाइल ना, जाते जाते भी लोग इन तारों से ना अब डरने लगे हैं, क्योंकि इनमें बिजली नहीं है, इनमें मौत है। लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं। अब बताइए कि के इलेक्ट्रिक से सवाल कौन करे? अब बताइए कि अगर वो ये कह दें कि नहीं जी, इतने बड़े शहर में कुछ मसाइल तो आते हैं, तो ये बात काफ़ी होगी क्या? देखिए किरण, मैं समझता हूँ कि हम जो कहते थे किलर इलेक्ट्रिक, आप भी कहते होंगे, वो साबित हो चुका है। पहले ये फरमाते थे कि जब भी मुझे कहते कि जी कुंडा लगा रहा होगा, डंडा लगा रहा होगा, ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा, थंबे को चिपट गया होगा। बहुत सारे ऐसे वाकयात नहीं है। इनकी नाअहली, इनकी नाकामी, चूंकि इन्होंने जो जब 2009 में अबराज ने लिया, 2006 में जब इन्होंने दूसरी कंपनी के पास था, इन्होंने कहा था $2 मिलियन हमने सिस्टम पे खर्च करने हैं। सिस्टम पे खर्च करने के बजाय ये यहाँ से अरबों रुपए चुरा के, ओवर बिलिंग करके, लूट के, खून चूस के कराची चले गए। कल वाला वाकया जो रमजान साहब का आपने बताया, मरहूम रमजान साहब का, कल मैं वहां पहुंचा था, कैसे पता चला, खुद वहां पहुंचा, तो वो ये है किंगरी हाउस, पीर पगारा के घर के साथ केडीए स्कीम, वीआईपी एरिया की तारें भी, मतलब कच्ची आबादी को तो ये गाजर मूली समझते हैं, ठीक है मर जाए, जी जाए, अल्लाह माफ करे, ये सोच बन चुकी है इनकी। वहां तो बच्चे भी मर जाते, कहते हैं कोई नहीं, खुद कर लिया। उस एरिया में बुजुर्ग गुजर रहे थे वहां से, इन पे तारगिरी जो आपने दिखाया, और उसके बाद 2-2.5 घंटे तक तार सीधी करने वाले कोई नहीं था। और उसके बाद इसमें कहा किसने डंडा लगा लिया, किसने कुंडा लगा लिया, चूंकि इनका सिस्टम अपग्रेडेड नहीं है। इन्होंने तारें चोरी कर ली हैं, इन्होंने अपने सिस्टम पे पैसे नहीं लगाए हैं, सिर्फ पैसे लूटने पे इन्होंने जोर रखा है। और बात यह कि आज तो इनके पास सब कुछ है ना। देखिए, हमें मिलाइन करने की लोग कोशिश करते हैं, इनके पास गैस मौजूद है, वाफिर, इनके पास फर्नेस ऑयल मौजूद है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हलीम आदिल शेख साहब, क्योंकि इजाफी गैस से मुतालिक आपने भी पहले हमारे शो में गुफ्तगू की थी। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो कल का बयान था उमर अयूब साहब का, मैं चाह रहा हूँ उस पर कमेंट आपसे मैं लूँ, क्योंकि जो बात उन्होंने की कि हम इजाफी बिजली देना चाहते हैं, वी हैव द कैपेसिटी टू डू दैट, लेकिन वो सिस्टम नहीं है इलेक्ट्रिक का, आप निशानदही उसकी कर रहे हैं। सर, इस वक्त इस बात की निशानदही करना अच्छी बात है, लेकिन क्या पहले कभी के इलेक्ट्रिक को कहा गया है कि हम दे सकते हैं, आप सिस्टम बनाइए? क्या लिखा गया है कभी बाकायदा तौर पर विफाक की तरफ से? आते ही हमारी गवर्नमेंट आते ही नेपरा ने उसको कहा कि आप बताइए के इलेक्ट्रिक को। देखिए, अगर हम लोग इनके से मिले हुए होते ना, जो पहले होता था, तो क्या होता कि हम कुछ ना कहते। पिछले साल जब लोग बेचारे मर गए थे, नेपरा ने कहा कि इलेक्ट्रिक जिम्मेदार है, हम मिल नहीं गए, हमने कोई इसके साथ वो मुखमुखा नहीं कर लिया। आते ही हमारी गवर्नमेंट, नेपरा ने, पहले तो नेपरा वाले भी वही लोग पुराने दौर के बैठे थे जो मिले हुए थे। जब नेपरा के नए चीफ आए, जो बिल्कुल एक न्यूट्रल थे, मेरिट के ऊपर आए, उन्होंने आते ही के इलेक्ट्रिक से, मैं पूरा जवाब दे दूं प्लीज। उन्होंने के इलेक्ट्रिक को लिखा, उन्होंने के इलेक्ट्रिक से पूछा, के इलेक्ट्रिक को डंडा, मतलब उनको प्रेशराइज किया कि अपना सिस्टम एज पर योर एग्रीमेंट उसको अपग्रेड करें। तो जो ग्रिड स्टेशन इन्होंने लगाने थे 2010 में, 2009 में, वो अब ये लगाना चाह रहे हैं। पिछले 10-12 सालों में, 2009 से लेके पिछले साल तक इन्होंने बस के इलेक्ट्रिक। शेख साहब, मेरा सवाल ले लीजिए, बात भी कर लीजिए, मेरा सवाल भी ले लीजिए। देखिए, पिछली बारिश भी बिल्कुल ऐसे ही गुजरी है।
इसी किस्म के वाक़यात के साथ गुजरी है, इन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ। तो फिर उस सब के बाद में देखिए चेंज तो आना चाहिए था, तब्दीली तो आनी चाहिए थी, बेहतरी आनी चाहिए थी। चलिए तब्दीली नहीं कहती, बेहतरी कह देती हूँ। हमको इस बार भी ऐसी एहतजाज करना पड़ेगा, आपको इस बार भी मीडिया पर आना पड़ेगा, चैनल्स पर आना पड़ेगा, उनके खिलाफ FIR काटी जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। सर बात शोर से आगे कब बढ़ेगी? मेरे शहर का, आपके शहर का, इस मुल्क के लोगों का शिकवा दूर होगा सर, तो हम मानेंगे कि वाकई फिर आई है तब्दीली, फिर आई है बेहतरी। ये तो एक सीजन के बाद सर दूसरा आ गया, वैसे ही आ गया। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ऐसे आ रही है कि इससे पहले किसी ने इनसे सिर्फ हिसाब किताब तो लिया, माजरत के साथ इनसे डील्स तो थी, इनसे भत्ते तो किए, किसी ने इनको कहा नहीं सब कुछ करने को। आज अगर पिछले साल लोग हुए तो के इलेक्ट्रिक को कहा नेपरा ने कि इन पे केस काटो, FIR कटवाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं कटवाई। आज हम खड़े हैं और उनको प्रेशर किया जा रहा है कि सिस्टम अपग्रेड करें, ग्रिड स्टेशन लगने हैं। ग्रिड स्टेशन ये नहीं है कि स्विच ऑन कर दो ऑफ कर दो, तो हम उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये ग्रिड स्टेशन का लगना एक लंबा प्रोसेस है। अगर ये 4 साल पहले शुरू होता, लग चुका होता, 6 साल पहले लग चुका होता, 10 साल पहले शुरू होता, लग चुका होता। अब हमने इनको और चूंकि एक एग्रीमेंट में बांधा हुआ है इन्होंने। मैं दोबारा आप कहूंगा, आप कहेंगी LNG, रेकोडिक, के इलेक्ट्रिक, ये वो एग्रीमेंट थे जो जब भी हिस्ट्री में इनको, हम भी उठाएंगे इंशाल्लाह, इमरान खान साहब उठाएंगे और बेनकाब करेंगे कि लोगों ने अपने जाती गेंद के लिए पूरा शहर यही कह रहा है इस वक्त। शेख साहब प्लीज साथ रहिएगा। नुसरत सहर अब्बासी साहब हमको ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ये बताइए कि कराची के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, के इलेक्ट्रिक के सारिफ के लिए सिर्फ दिलासा है, आंसू है, खुद ही टिश्यू पेपर ले, साफ कर ले, बैठ जाए, फिर से रो ले। सीजन पर सीजन आते जाएंगे, शिकवा ही बदल जाए, कम से कम हालात थोड़े से बदल जाए, हम किसी नए प्रॉब्लम की तरफ चले जाएं, कम से कम यही हो जाए। कराची का शहरी तो इस वक्त यही कहता है। थैंक यू सो मच किरण। देखिए आपने जो बातें कही किरण, ये हम तकरीबन, मेरी भी 12 साल असेंबली की सियासत है, 12 साल बता रही हूँ। इससे पहले तो हम जब भी कराची में होता रहा वो तो अलग है, लेकिन एज ए MPA मैं आपको बता रही हूँ। और आपने जो भी कहा ना कि टिश्यू पेपर भी लोगों को कहाँ अवेलेबल है, गरीब लोग बेचारे। तो यहाँ जो कराची को इसलिए हम रोते हैं ना किरण कि कराची कैपिटल है, हब है, नहीं तो कराची से कश्मीर तक पूरे सिंध की यही हालत है। हर शहर में, हर गांव गोड में बारिश होती है या जो कुछ होता है तो भैंसें भी मरती हैं, जानवर भी मरते हैं, इंसान भी मरते हैं, और वहाँ जो हालत है उसका तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है ना। ये सिंध हुकूमत तो इस वक्त भी, हम और आप बोल रहे हैं ना चैनल पे, आप भी दर्द बयान कर रही हैं, समावी खिदमत कर रहा है अवाम की, लेकिन जो उनकी असल खिदमत करनी है, जिनके लाखों वोटों से लेकर बैठे हुए खाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं, स्टैंड बाय जनरेटर से चल रहा है, पता ही नहीं है कब बिजली आई कब गई, क्योंकि नौकर चाकर सब है बाहर। टैंकर भी आ जाएगा, 4-4, 5-5 टैंकर भागे भागे उधर जाते हैं पानी। गरीब के पास बाल्टी में पानी नहीं, लोटे में पानी नहीं है, उसको न बिजली है, अंदर घरों में हालत इतनी है कि हब्स के मारे, मेरे घर में कल रात 8 घंटे लाइट नहीं थी। सोचें और बिल्कुल साहिबा, बहुत से ऐसे इलाके जहां 12-14 घंटे, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग, जिसे वो कहते हैं, लोड शेडिंग नहीं है, अभी भी लाइट नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन नुसरत साहिबा, जब हम ये बात करते हैं, और ज़ाहिर है ये बात हम आज नहीं करें, बात हम कई सालों से कर रहे हैं के इलेक्ट्रिक के मसाइल से मुताल्लिक, लेकिन जब हम के इलेक्ट्रिक को सुनते हैं हमें लगता है अच्छा वो तो ठीक कह रहे हैं, वो कहते हैं फर्नेस ऑयल का मसला है, वो ठीक बात करते हैं, वो एक कैंपेन लॉन्च करते हैं, वो कहते हैं हम कुंडे उतारने जाते हैं, हमें मज़ामत का सामना करना पड़ता है, हम कहते हैं ये भी ठीक बात कर रहे हैं। हम सिंध हुकूमत से सवाल करते हैं, वो कहते हैं कि तो हमारे अंडर आते नहीं है, हम कहते हैं अच्छा ये भी ठीक बात करें। हम वफाक के पास जाते हैं, वो कहते हैं हमने इजाफी बिजली देने की ख्वाहिश की, हमने गैस दी, हमने फर्नेस ऑयल दिया, मसला हल। हम कहते हैं अच्छा ये भी ठीक कह रहे हैं, ये सब ठीक कह रहे हैं, गलत कौन है फिर? मैं बताती हूँ ना गलत कौन है। यहाँ पर गलत खुद ये हैं, पहले तो ये झूठ बोल रहे हैं, ठीक, इनके पास अपनी सिक्योरिटी क्यों नहीं है? अगर इनको कुंडे उतारने और उधर करने का मसला हो रहा है तो आपकी सिक्योरिटी कहाँ है? और हुकूमत की सपोर्ट क्यों नहीं है? आपका जो आपकी, मैं बताती हूँ, उधर भी आपका 30-30 अरब का प्रॉफिट जाता है। आप टपाल को देते हैं बिजली, आप लॉन वालों को देते हैं, कौन सी लॉन है, गुल अहमद लॉन, उनको बिजली देते हैं क्योंकि आपको ज्यादा प्रॉफिट पर वहां से पैसा मिलता है। इसके बाद वफाक भी इसका पूरा जिम्मेदार है। 2 साल हो गए ना, अभी 2020 में नए फीडर बन जाएंगे, यानी 2022 में 2 साल और अगर ये पीछे ले जाओ, अगर इससे पहले आपको लगता है बन जाएंगे? सुने रियलिस्टिकली, मुझे बात करने दे 2 मिनट। शोएब, मैं आपको कुछ हकीकतें बता रही हूँ। जो 4 घंटे की मीटिंग गवर्नर हाउस में हुई थी ना, उस 4 घंटों में हमें जो सुनने को मिला है, मैं आपको बता रही हूँ ना, ये लोग कुछ, इन्होंने जो हमें बातें बताई, हाँ सिंध हुकूमत जमीन नहीं दे रही,
सिंध हुकूमत क्यों नहीं दे रही जमीन? सिंध, क्योंकि वो लोग कराची को चूस तो रहे हैं, ओन तो कर रहे हैं। उमनी को भी जमीन दे देंगे, बहरिया को भी जमीन दे देंगे। हाँ, कराची के अवाम के दुख दर्द जो तीनों सूबों को पाल रहा है, उसके लिए कहीं जमीन नहीं है। यहाँ पे टप्पी ने जमीन कब्जा कर लिया, या अनवर राव ने जमीनों पे कब्जे किए हुए, या इनके अपने मोराई ने, पता नहीं काका ने, वो कनासरों ने, वो कदवाई ने, इन सब ने जमीनों पे कब्जे किए हुए। लेकिन इसको केसी को, के इलेक्ट्रिक को नहीं मिलेगी जमीन की, चलें अपने फीडर लगा लें। तो भाई वफाकी तौर पर नेपरा भी तो था, वफाक में पहले नून लीग की पेपर्स, हमारे सदर थे सिंध से जरदारी साहब, क्यों नहीं एफर्ट्स लिए? सिंध की आवाम को क्यों नहीं हमें रिलीफ दिलवाया? सब चोर हैं, सब खाते हैं, यहीं का खाकर कराची को चूस कर, पाकिस्तान को चूस कर, बाहर अपना पैसा डाल के फिर बाहर जाकर अयाशियां करते। कराची की आवाम मरे जाए भाड़ में, चले जाए, लियारी कोई चला तो जाए। सब साईं मुराद अली शाह उठो, उठो, नुसरत समा टीवी से पुकारी, खुदा का वास्ता उठो, दूसरे बार वजीर आला हो। कराची जैसे कैपिटल सिटी को नहीं संभाल पाते, अपने हल्के को क्या संभालोगे? लड़कानों को क्या संभालोगे? यहाँ के लोग आपको पुकार रहे हैं, आप झूठ बोलते हो क्या? वफाक की जो जिम्मेदारी है वो अपनी करे, आपकी क्या जिम्मेदारी है? बस कराची के अवाम को छोड़ दो, मर जाए माँ, बच्चों के जिस्मों पर इतने बड़े बड़े फोड़े हो गए, खारिश कर करके गर्मी में उनकी हालत खराब हो रही है। लोग माएँ सीना पीट रही है, कहाँ जाए? सड़कों पे निकल कर बेपर्दा खवातीन रो रही है, चीख रही है, किसी को नजर नहीं आता हम कहाँ हैं। ये पाकिस्तान है या हम कहाँ किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ कोई हुकूमत ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है? इतना बड़ा कैपिटल सिटी जिसके इतने बड़े रेवेन्यू दे रहे हो, और वहाँ की हालत ये है कि जरा सी बारिश हो जाए और जनाजों के लिए, गुस्ल के लिए, वो भी बाहर बारिश का पानी उठाकर उनको गुस्ल दिया जा रहा है। शर्म करो। WHO वालों को अब हम क्या जवाब दें कि इन गटर के पानी से हम हाथ धोकर अपने मुर्दों को गुस्ल दे रहे हैं? तुम्हारे कोरोना को हम कैसे भगाएंगे? अच्छा, झूठ बोलते, सब खा रहे हैं किरण, ये सब खा रहे हैं, बैठे हुए सारी जमातों ने खाया है। लेकिन एमकेएम पाकिस्तान हो, एमकेएम लंदन हो, जमात इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी और अब पीटीआई भी ड्रामा कर रहे हैं। क्या करेंगे पीटीआई? क्या किया उमर अयूब ने? 2 साल क्यों नहीं आया सिंध? 2 साल क्यों नहीं पहले उन्होंने इस चीज को हैंडल किया? जो 2 साल पोर्टफोलियो लेने के बाद आपको सिंध का ख्याल आया? बहुत दुरुस्त सवाल है। जवाब दे दिया। मैं सॉरी आपकी बात कट रही है, लेकिन ये सवाल इस वक्त करना ना हलीम आदिल शेख साहब से बनता है। पोर्टफोलियो संभालने के बाद से अब तक उमर अयूब साहब क्या कर रहे हैं हलीम आदिल शेख साहब? और ये कि अगर वो कंक्रीट कुछ करें, बेहतर अंदाज में कुछ काम करें, जैसे अगर ये मैं कह दूं कि वो मसाइल सुलझने की तरफ चले जाएं, अगर वो कुछ ऐसा करें तो मेरे ख्याल में आपको ना FIR के लिए बैठना पड़ेगा, ना आपको एहतजाज करना पड़ेगा। क्या ख्याल है आपका? देखिए, नुसरत अब्बासी मेरी बहन है, हमारी हीरो है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा बोलती हैं, तो उनको, अपनी बहन को मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, वो जो कहें वो जायज़ सर तस्लीम खम है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट इमरान खान साहब को भूले नहीं हुए कराची को। उमर अयूब साहब को हाजिरियां लगाने से कुछ नहीं होता। और अगर इतने गैर मुतमईन होते तो पिछले हफ्ते पीर साहब पगारा से साईं सदरुद्दीन शाह राशदी साहब से मुलाकात हुई थी, गवर्नर साहब, असद उमर साहब, मैं खुद उसके अंदर गया था। तो लाजिम बात है, उन्होंने एतमाद का इजहार किया है वजीर आजम पर, फेडरल गवर्नमेंट पे। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है उसमें सारे वज़रा होते, हमारी बहन है, इनको सब जायज़ है, ये कहें मैं इनसे कोई बात ही नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह उमर सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, अगर देखिए पॉइंट वैलिड होगा तो आप उसको वैसे भी इग्नोर नहीं कर सकते, वैसे भी आप उससे इत्तेफाक ही करेंगे, इख्तिलाफ नहीं कर सकते। शेख साहब प्लीज रखिए इस बात को भी ज़हन में, मैं सुन रही हूँ, बिल्कुल सुन रही हूँ। किरण, मेरा ख्याल है कि जैसे बात करते हैं बात करने दीजिए, तो मैं कहूँ, नहीं तो आप बात कर लीजिए बेशक। अगर आप बात कर लीजिए, मेरा ख्याल है मैं कर चुकी, मैंने दे दिया आपको मौका, प्लीज बात कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने जो हमारी जात पे बात की उसके ऊपर मैं जवाब नहीं दे रहा, बाकी हमारा उनका एक ही है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सिंध की जंग लड़ रहे होते हैं, तो बात यह कि उमर अयूब खान जो कर सकते हैं, पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक वफाक की कोई एंटिटी नहीं है, कि इलेक्ट्रिक एस्को सेप्को वगैरह कोई कंपनी नहीं है, वहाँ अगर कुछ होता है उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। लेकिन के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज किया जा चुका है और हाथ बांध दिए जा चुके हैं। फिर भी नेपरा के पहले चीफ को उन्होंने अपना टाइम पूरा करना था। नए नेपरा के चीफ आने के बाद इनकी नेटिंग ट्यूनिंग शुरू, एक रोज में चीजें ठीक नहीं होती हैं, एक रोज के अंदर तो सर थोड़ा शेयर तो करें वो ट्यूनिंग, 2 साल से वो ट्यूनिंग जो नेपरा कर रहे हैं वो शेयर तो करें। भरपूर ट्यूनिंग हो रही है इनके साथ, इनको नहीं बख्शा जा रहा है। तो नहीं है सर, नए ग्रिड स्टेशंस के सर सवाल भी ले लीजिएगा प्लीज, सर सवाल भी लीजिएगा। अगर के इलेक्ट्रिक ने नए ग्रिड स्टेशन नहीं लगाए और आपने कहा आते साथ हमने कहा था, तो नेपरा ने क्या किया? खुला छोड़ दिया उनको, कुछ नहीं कहा, पूछा नहीं बार बार।
मैंने आपको मेरे ख्याल में पहले बता चुका हूँ, नेपरा के नए चीफ ने आते ही उनको खत लिखे हैं, उनको बुलाया। सर खत से आगे बढ़ जाइए, उसके बाद क्या किया? कब्जा कर ले जाके, एक बताइए, ऐसा नहीं होता। क्या हम जाके के इलेक्ट्रिक पे कब्जा कर लें? आज मैं कराची में सबको कॉल दूं, चलिए आप चलें, हम जाके घुस जाते हैं के इलेक्ट्रिक के अंदर। देखिए इदारे होते हैं ना, क्या करते हैं, आगे गिरफ्तार कर ले, म्युनिसिपैलिटी को खंबे पे टांग दे, म्युनिसिपैलिटी को सर हम प्राइवेटाइजेशन पे जा सकते हैं, नेशनलाइजेशन पर नहीं जा सकते इस वक्त। देखिए ऐसा नहीं होता, 2 मिनट मेरी बात सुन ले आप। देखिए ऐसा नहीं होता, नहीं देखिए बात करने दीजिए आप लोग। आप जब जो आपकी मतलब की बात है, मैं एक जवाब देने दीजिए, हमारा हक है कि आप जवाब दें। हमने फेडरल गवर्नमेंट ने के इलेक्ट्रिक को रस्सा डाला है, के इलेक्ट्रिक से नेपरा पूछ रही है, के इलेक्ट्रिक से सारे एग्रीमेंट बुला रही है, उस पर इंक्वायरी करा रही है, और मैं बता रहा हूँ नैब FIA भी इस पर इंक्वायरी करेगी और इंशाल्लाह के इलेक्ट्रिक को हम वापस लेंगे। इन्होंने तो 2023 तक लिख के दे दी है। ये सिंध के हुक्मरान इसी आसिफ जरदारी साहब ने आरिफ नकवी को 2009 में अबराज को दी थी, 2011 में उसको सितारा इम्तियाज दिया था। ये अब चीजों को ठीक किया जा रहा है। उस रोज हम समझते थे कि फर्नेस ऑयल मौजूद है, गैस मौजूद है, एक्स्ट्रा बिजली मौजूद है, वो कहते और बिजली चाहिए और देने को तैयार है। सब कुछ फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन ये प्राइवेट एंटिटी बनी हुई है, इसका इख्तियार उस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं है। नेपरा जो कर सकती है उससे ज्यादा कर रही है, उमर अयूब खान जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, सही है, साथ रहिए। के इलेक्ट्रिक को ये नहीं हो सकता हम फांसी लगा दे, हम इनको कत्ल कर दे, ये नहीं हो सकता। भाई नुसरत सर अब्बासी साहब ये कह रहे हैं क्या करें, ये शेख साहब पूछ रहे हैं कि क्या करें, वहां जाके हमला कर दें, कब्जा कर लें, किसी को फांसी पे लटका दें, क्या करें? ये जरा हेल्प कीजिए, नुसरत सर अब्बासी जरा हेल्प करें, PTI की जरा हेल्प करें, हलीम आदिल शेख साहब की। ये इनको समझ में नहीं आ रहा सोल्यूशन। मैं बताती हूँ, मैं सोल्यूशन जो है वो हमने चला दी है, जो सोल्यूशन हो सकता है। नुसरत साहब बात करें प्लीज। हलीम साहब लेट नुसरत साहिबा टू रिस्पोंड। देखिए जी, अब आ जाइए, हमारे भाई कह रहे हैं कि उस दिन वफाकी हुकूमत के सब आए किंगरी हाउस और उन्होंने, भाई वो एक अलग सिलसिला है, हम आपके इत्तेहादी हैं, हमेशा रहेंगे। हमने कब बोला है कि हम आपसे अलग हो रहे हैं? हम आपके इत्तेहाद में रहकर आपके साथ ये जंग लड़ेंगे उन इदारों के खिलाफ, और लड़ रहे हैं। क्या मैं आपके कल परसों धरने में साथ नहीं थी, असेंबली में आपका साथ नहीं देती? लेकिन जो सच हकीकतें हैं वो तो दुनिया को बतानी है ना, कि 2 साल में उमर अयूब को मैंने आपकी मीटिंग में कहा कि 2 साल आप क्यों नहीं आए। वहाँ सिर्फ के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदे नहीं थे, वहाँ हेस्को था, वहाँ सेप्को था। हेस्को सेप्को में यहाँ पर वफाकी मुलाजिम है या नहीं है? वफाक का इदारा है नहीं। 2 सालों में अगर ये तो प्राइवेट है, चले के इलेक्ट्रिक आपने कहा प्राइवेट, इस पाकिस्तान में किसी प्राइवेट इदारे पर पाकिस्तान का कोई गिरफ्त नहीं है, वो उसको कुछ नहीं कर सकती। ये सारी दुनिया सुन ले। इसीलिए मैं कनाडा के वजीर आजम को बुला रही हूँ कि जब जो भी पाकिस्तान में प्राइवेट होगा इदारा, उस पर न वफाकी हुकूमत का जोर चलेगा न सूबाई हुकूमत का। ये एक वर्ड सुन लिया। जो भी प्राइवेट इदारा होगा हमारे हाथ से निकल जाएगा। उसमें उनके अंदर माफिया बैठी हुई हो, किसी भी पार्टी की माफिया बैठी हुई हो, दहशतगर्द हो, आप उनको हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि वो वफाकी, वो प्राइवेट हो गया। एक चीज सुने, हेस्को और सेप्को किसके अंडर में आते हैं? बिल्कुल, सेप्को किसके अंडर में आते हैं? आऊंगी शेख साहब आपके पास आऊंगी। अगर मुझे जी प्लीज बात करें, मैं उन्हें कह रही थी कि मैं आपके पास आऊंगी। अंडर में आते हैं वफाकी हुकूमत में। ये तो गवर्नमेंट का इदारा है ना। 2 साल हो गए, 2 साल हो गए। ये कराची के इलेक्ट्रिक साइड में कर दिया मैंने। अब आते हैं हैदराबाद से लेकर पूरा आगे सिंध, ठीक है। हेस्को सेप्को 2 सालों में हम इंटीरियर में गांव के लोग रो रहे हैं, हम लोग तड़प रहे हैं। हमारा ट्रांसफर उतरता है तो महीने ट्रांसफर नहीं लगता, ट्रांसफार्मर नहीं लगता। वहाँ हमारे घरों में ये तमाम बातें अपनी जगह। नुसरत साहिबा क्योंकि वक्त कम है, मुझे बताएं 2 सालों में उमर अयूब अभी क्यों है? ठीक है, ये आपके सवाल, लेकिन मैं एक सवाल, मैं आपका साथ दे रही हूँ कि चलें। मैं एक सवाल आप दोनों के सामने रखता हूँ, ठीक है। आखिरी सवाल, ठीक है नुसरत साहिबा क्योंकि वक्त कम है, आखिरी सवाल एक जुमले में अगर दोनों जवाब दे दें। एक सवाल पहले नुसरत साहिबा आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, फिर हलीम साहब आप नेशनलाइजेशन की तरफ नहीं जा सकते, के इलेक्ट्रिक को नेशनलाइज नहीं कर सकते। नुसरत साहिबा पहले आप। कर सकते हैं, यही तो बात है। जो इदारे आपने प्राइवेट करके आजमा लिए, अगर उसके अंदर ऐसी माफिया है कि जिसको जो यहाँ पर कराची से 30 अरब कमाए टपाल को और गुल अहमद को दे और पता नहीं मनपसंद लोगों को ऐसा बनता है। हलीम साहब आप भी प्लीज, लाशें उठाएं। आपने कहा ना क्या करें, नेशनलाइज करें, ठीक है। नुसरत साहिबा इसको वापस अपने अंडर लाओ, अपने अंडर लाओ। हलीम आदिल शेख साहब ये सजेशन नुसरत सहर अब्बासी की भी है, अपने अंडर लेकर। आपने कहा ना मैं क्या करूं, हुकूमत क्या करे, अब जवाब दीजिए। नेशनलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं?
तीन बातें एग्रीमेंट निकलवाएं, हमने वो कहा हम एग्रीमेंट सब कुछ खुदवाएं, कर रहे समंदर हैं। की 7 तह में हमने भी वो कहा एग्रीमेंट है तो वो ठीक है एग्रीमेंट नुसरत सब साहिबा, कर रहे हैं। हलीमा शेख साहब का नेप्रा जवाब लेते हैं। नुसरत अगर बराए अगर खामोश हो जाइए तो मैं बात कर लूं। तो हो चुकी है। आपने मेरे गलत आप मुझसे वो कर रहे हैं कि हमने कहा नेपरा सब कुछ कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है। नुसरत बहन से एक सवाल करता हूं, अपनी फेडरल मिनिस्टर सर पहले मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सोच रही है के इलेक्ट्रिक को नेशनलाइज करने से मुताल्लिक? वाह हलीम भाई, इतना आपको साथ दे सपोर्ट करें फिर भी ताना कि आपकी फेडरल मिनिस्टर, तो भाई आपकी कैबिनेट में लेना काम उनसे। हलीमा शेख साहब अगर मेरे सवाल का जवाब दे दें, आपका मौका आ जाएगा, आपकी हुकूमत का मौका आ जाएगा। नुसरत साहिबा प्लीज उन्हें जवाब देने दीजिएगा, उन्हें जवाब देने दीजिए। हलीमा शेख साहब, नेशनलाइजेशन मैं समझता हूं कि इलेक्ट्रिक की नेशनलाइजेशन होनी चाहिए। ये इलेक्ट्रिक को इंशाल्लाह हम ही ठीक करेंगे। दूसरा मैं कहना चाह रहा हूं कि हम सब कुछ कर रहे हैं। आपने कहा ना क्या करें, मैंने आपके सवाल पे कहा था कि हमें जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं। आपने तो हमसे पूछ लिया था क्या करें, कुछ नहीं कर रहे हो, इतने खतरनाक ऑप्शन दिए थे। तो मैं कहता हूं चले हमला कर देते हैं। दूसरा मैं कहता हूं मेहदी नुसरत से हमला ना कीजिए, ठीक कीजिए। मौजूद है, हर हफ्ते कैबिनेट की मीटिंग होती है। क्या उन्होंने उस तरीके जैसे हमारी बहन नुसरत यहाँ बात करती है, क्या फहमीदा मिर्जा साहिबा ने कैबिनेट में बात की है? क्या उन्होंने खड़े होकर बात की है? उन्होंने तो की है ना। जीडीए फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है, जीडीए कैबिनेट के अंदर बैठी है, जीडीए सर यूं तो फिर एमकेएम आपका हिस्सा है, सवाल एमकेएम का फिर आपसे हो जाएगा। चलिए ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। हलीमा शेख साहब, नुसरत ज़हरा बासी साहिबा और आप दोनों साथ मौजूद हैं। किरण दोनों ने ये कहा है कि नेशनलाइजेशन होनी चाहिए के इलेक्ट्रिक के, दिस इज द नीड ऑफ टाइम। और क्योंकि अब ये मौका ऐसा बन गया ना, तो ये बात करना भी जरूरी है। नुसरत ज़हरा बासी हो या फिर हलीम आदिल शेख साहब हो, इनसे बात करने के बाद में आप बिल्कुल झगड़े के ऊपर इख्तिताम नहीं होता, किसी न किसी मसले के ऊपर कोई कॉन्क्रीट बात ज़रूर हो जाती है, इनकी ओपिनियन सामने आ जाती है। बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ थे। लेकिन ज़रा सोचिए तो सही कि अगर आप लोग एक मसले के सामने जब बात करने के लिए बैठते हैं तो आपको भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है, तो फिर आवाम का हाल भी सोचें, फिर के इलेक्ट्रिक के सारिफ का हाल भी सोचें। वो हेस्को की बात कर रही थी नुसरत सहर, दूसरे एरियाज़ की भी बात कर रही थी। वो कह रही थी कि जब वहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाने की बात आती है तो वो भी साल 2 साल पर चली जाती है, महीनों पर चली जाती है। बारिश जैसे सीज़न करके आती है, ट्रांसफार्मर भी ऐसे ही लगता है, तैनातियाँ भी लगता है इसी तरह से होती हैं, किसी मौसम के साथ ही होती हैं। तो ये जो मसाइल है ना, जिनको हम अवामी मसाइल कहते हैं, ज़रा इसकी डेप्थ में जाके देखिए। अवामी नुमाइंदे अवामी मसाइल पर अवाम बहुत परेशान है और ये सर फहरिस्त मसला है। इसको फौरी हल कराएं, 2 साल के ऊपर न छोड़ दें, सीज़न टू सीज़न न छोड़ दें, बारिशों के थम जाने का इंतज़ार ना करें, ऐसे हालात ना बने। एनीवेज जी, इस टॉपिक पर हमने एक्सटेंसिव गुफ्तगू करने की कोशिश की, वैसे जितनी करें वो कम है। अगले मौजू की तरफ बढ़ जाते हैं और वो मौजू है तालीम से जुड़ा हुआ। क्योंकि जाहिर है जब से लॉकडाउन हुआ है, यानी जब से कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए उसके बाद से लॉकडाउन हुआ, पहले सिंध में बाद में बाकी सूबों में, तो उसकी वजह से तालीमी सफ़र रुका। अब ये जो सफ़र रुका ये दोबारा कब रिज्यूम होगा? क्योंकि ऑनलाइन एक वे आउट तो है लेकिन वो मुकम्मल सोल्यूशन नहीं है। इसी हवाले से मुशावरत हो रही है। एक अहम मुशावरती इजलास गुज़श्ता रोज़ हुआ था। सूबाई वज़ीर तालीम इन्होंने किरण ये कहा है कि हम सितंबर के फर्स्ट वीक से स्कूल्स खोल सकते हैं। वहीं रुक जाए, ये सकते से पहले वाली बात के ऊपर आइएगा जरा। कब से हो रहा है ये सब कुछ? सितंबर के पहले हफ्ते हो सकता है जी, सितंबर का पहला हफ्ता हो सकता है बच्चे स्कूल जाएं, मम्मी बाबा होमवर्क करवा के और खुद नए सिरे से सब कुछ पढ़ के परेशान हो गए थे। किरण हो सकता है क्योंकि ये सब कुछ अगर और मगर के बीच में, अगर ये हुआ तो हम ये कर देंगे, मगर ये हो गया तो हम ये नहीं कर पाएंगे। आप इस वक्त बाबा बन के बात कर रहे हैं, मामा बन के बात नहीं कर रहे। वरना मामा बन के अगर आप सोचते ना थोड़ा सा अगर, तो आप सोचते जैसे ही स्कूल खुलेगा मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी, मैं स्कूल चले जाए और जब वो वापस आए तो मैं उन्हें सुला दूंगी। लेकिन मैंने एक माँ से पूछ कर आया था, वो कह रही थी मैं इसके हक में नहीं हूँ। लेकिन मैं बहुत बहस सुन चुकी हूँ सबके ऊपर। ये जरूर उन्होंने कहा कि एसओपीज, क्योंकि जाहिर है किरण हमारा एतमाद नहीं है ना, एसओपीज बन तो जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। एनीवेज एक पॉइंट और, जी प्लीज ना, ये जो 4 साल और 6 साल से कम उम्र बच्चे हैं ना, ऑनलाइन ये बच्चे परेशान हो जाते हैं, इनके वालिदैन उससे भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एक इतने छोटे बच्चे को आप ऑनलाइन पढ़ाएंगे और एक्टिविटी के नाम पर आप सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उठाएंगे।
बहुत इश्यूज हैं, बहुत इश्यूज हैं, बहुत स्पेशली जो issues प्री हैं। स्कूलिंग जो है यानी नर्सरी प्रेप केजी उनके बच्चों के साथ अगर हम देखें तो वो ऑनलाइन बिल्कुल सोल्यूशन नहीं है। एनीवेज जी, इस मामले पर हम जरा बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी साहब ने। गुज़श्ता रोज़ आप भी इस तरह से इजलास में शरीक थे और मैं चाह रहा हूँ कि सिंध का मौक़िफ़ हम आवाम के सामने रखें, बिकॉज सिंध पहला सूबा था जिन्होंने सबसे पहले स्कूल्स बंद किए। पहला केस रिपोर्ट हुआ था कराची में और उसी दिन से स्कूल्स बंद हुए थे। सर, सवाल ये है कि ज़ाहिर है कल मुशावरत हुई और अभी डिसाइड किया गया है कि अगस्त के लास्ट वीक तब मुशावरत दोबारा की जाएगी और फिर डिसाइड करेंगे कि स्कूल्स खुलने हैं या नहीं। लेकिन कल की मुशावरत से लोग ये सोच रहे हैं कि वाकई सितंबर में स्कूल खुल जाएंगे। क्लियर कीजिएगा। देखिए, हतमी तौर पर इस वक्त कोई भी शख्स आपको ये नहीं बता सकता कि कोरोना की वायरस की सूरत हाल एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद या 2 महीने बाद क्या होगी। इस वक्त अगर एक फ़ैसला किया भी है तमाम सूबाई वज़रा या वफाकी वज़ीर ने मिलकर, वो हमने सितंबर की कोई तारीख़ सोची, कोई हफ्ता सोचा है पहला, लेकिन उस पर भी ये बात ज़रूर कही गई है कि उस तारीख़ के आने से कोई 10 रोज़ कबल या 1 हफ़्ता कबल हम एक मीटिंग अपनी और करेंगे और उसमें ये रिव्यू करेंगे कि आया स्कूल्स खोलने की हम पोजीशन में हैं या नहीं हैं। अगर हालात अल्लाह के करम से बेहतर हो गए और हमें इस बात का यकीन हुआ कि अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो इस वायरस से महफूज रह सकते हैं, तो हम यकीनन स्कूल खोलेंगे। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता हालात ज़्यादा ख़राब होते हैं तो फिर मैं ये समझता हूँ कि ये फ़ैसला दोबारा हमें आगे ले जाना पड़ेगा। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वक्त और हालात को देख कर के फ़ैसले होने चाहिए। आप लोगों ने कुछ इसी तरह से किया। ज़रा ये फरमाइएगा, आपने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि निजी स्कूलों को बिला सूद कर्जे दिए जाए। क्या सिंध हुकूमत भी कुछ ऐसी सोच रखती है प्राइवेट स्कूल्स के लिए? देखिए, ये बात हम बार बार कह चुके हैं कि फेडरल गवर्नमेंट के पास वसाइल्स होते हैं, एवेन्यूज़ होते हैं और वो चाहें तो बहुत बड़ी जो रिलीफ पैकेजेस होते हैं उसको अनाउंस कर सकते हैं और किए भी हैं। ज़ाहिर है कि कोरोना के बाद मुख्तलिफ गवर्नमेंट ने पैकेजेस अनाउंस किए हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो स्टेट बैंक फेडरल गवर्नमेंट के पास है और जितनी बैनुल-अक़वामी तौर पर रिलीफ मिली है, चाहे वो डेट डेफरमेंट की सूरत में हो या इमदाद की सूरत में हो, वो सब वफाकी हुकूमत के पास आते हैं। फिर खुदा न खास्ता अगर हुकूमत बहुत बुरे उसमें फंस जाती है तो फिर वो नए नोट छाप कर भी अपना निज़ाम हुकूमत चला लेते हैं। सूबाई हुकूमत के पास इस किस्म के कोई एवेन्यूज़ नहीं हैं कि वो बड़ी तादाद में पैसा कहीं से निकाल सके और इन इदारों को जहाँ रिलीफ का काम करना है वो कर सके। हम बहुत महदूद पैमाने पर करते हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में शायद हमें रिलीफ का काम करने की ज़रूरत है या सपोर्ट देने की ज़रूरत है, वो फेडरल गवर्नमेंट के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो आज की मीटिंग में मैंने 2 तजावीज़ रखी थी और मैं समझता हूँ कि ये तजावीज़ की बात तो सर आपने की, क्योंकि ज़ाहिर है आप बता भी रहे हैं बिलासूद कर्ज़ों से मुताल्लिक। लेकिन सर मुझे बताइएगा कि जब मुशावरत हो रही है स्कूल खुलने से मुताल्लिक, तो ऐसी सूरत में सर हम पेरेंट्स ने मार्च, अप्रैल, मई, जून फुल फीस दी है, जुलाई अगस्त भी देंगे, ज़ाहिर है आगे भी चल कर देंगे, जब तक स्कूल खुलते नहीं फीस तो वो देंगे। तो ये फीस में थोड़ा सा कमी, ज़ाहिर है आप लोगों ने इस पर बात तो पहले की थी, लेकिन ये मुशावरत कल के इजलास में हुई है? देखिए, इस पर भी बात हो सकती है इसके साथ बैठकर और यकीनन सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है और गैर मामूली हालात हैं। तो इसमें हमें वालिदैन का भी ख्याल करना है, जिस तरह बच्चों का ख्याल कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमें उन स्कूलों का भी ख्याल करना है जहाँ पर इस वक्त उस रेशो से फ़ीस जमा नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए थी। अब अगर हम ये कहें कि जी स्कूल्स के अखराजात कम हो गए हैं, मुमकिन हुए होंगे, लेकिन उसके साथ साथ स्कूल्स को जो रेवेन्यू मिलता था वो रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, उसमें भी काफ़ी कमी आई है। सही कह रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैं बार बार गुजारिश करता हूँ तमाम पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों की फ़ीस स्कूल में जमा कराएं ताकि स्कूल्स भी चलते रहें और वो ज़िंदा रहें। जहाँ तक फ़ीस में रियायत की बात है तो सूबा सिंध ने ये रियायत दी थी पहले 2 महीनों के लिए, लेकिन उन 2 महीनों में भी 2 मरतबा सिंध हाई कोर्ट से मुख्तलिफ स्कूल्स ने पिटिशन के ज़रिए स्टे ऑर्डर हासिल किया। वो स्टे ऑर्डर फिलहाल तो ख़त्म हो गया, लेकिन वो पिटिशन अब भी सिंध हाई कोर्ट में पेंडिंग है।
तो जहाँ अदालत की फैसले आ जाते हैं वो हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि हम उस पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन हम इस वक्त भी में हैं स्कूल्स के साथ और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ बैठकर इस इशू को तय करें और वालिदैन को फ़ीस में कोई रिलीफ स्कूल्स के ज़रिए दिलवाएं, ताकि ये मसला अदालतों में भी ना जाए, स्कूल्स को भी फ़ीस मिलना शुरू हो जाए और जो वालिदैन हैं उनको भी रिलीफ मिलना शुरू हो जाए। मैं जो आपसे अब आप वो मुलाकात की बात बताना चाह रहे थे ना सर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से आपकी मुलाकात हुई, थोड़ा सा बताएंगे आप? हम किसी रिलीफ की तरफ जा रहे हैं, क्या बातचीत हुई, कुछ मिनट्स शेयर करेंगे मीटिंग के प्लीज़? जरदारी साहब से चूँकि मेरी काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी, तो मैंने खुद ही दरख्वास्त की थी कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और उन्होंने मेहरबानी की कि आज मुझे उन्होंने मिलने का टाइम दे दिया। तो मैंने जो मुलाकात की उसमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं थी सिवाय इसके कि जो हम काम कर रहे हैं, लेबर डिपार्टमेंट ने जो काम किया है या एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो हम काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ हमारे जो मंसूबे हैं, उससे मैंने उनको आगाह किया और कुछ हमारी जो पार्टी की कराची की तंजीमी इशूज़ हैं उस पर हमने बात की। उसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसकी अफवाहें या जिसकी कोई गलत खबरें टीवी चैनल्स पर या अखबार में चल रही। ठीक, सैयद गनी साहब, बेहद मीटिंग से मुतालिक तो आपने बात की, लेकिन ज़ाहिर है आज हम उससे पहले आपसे गुफ्तगू कर रहे थे स्कूल्स खुलने से मुतालिक। तो प्रोग्राम के सिलसिले में हमें ज्वाइन किए चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन तारिक शाह साहब ने, आपका मौक़िफ़ भी शामिल करते हैं। सर, गुज़श्ता रोज़ अहम मीटिंग होती है, सितंबर से स्कूल खुलने का इंदिया दिया जाता है, ज़ाहिर है फैसला अभी होना है। जैसे सैयद गनी साहब ने भी कहा ना कि आज बैठकर हम फैसला नहीं कर सकते, एक हफ्ते बाद सिचुएशन क्या होगी हम आज बैठकर नहीं बता सकते, और अभी टाइम है, सितंबर तक टाइम है। आप लोग इस फैसले को कैसे देखते हैं? स्कूल मालिकान इस मुशावरत को कैसे देखते हैं? मैं इसको फैसला नहीं कहता, मुशावरत को कैसा देखते हैं? देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं, डेट दी जा रही है, तो इस वक्त तो वाक़तन आप सही कह रहे हैं, हमें भी इनके 1 सितंबर पे बिलीव नहीं है, क्योंकि पहले भी डेट दी गई, उसको एक्सटेंड किया गया। ऑब्वियसली वो सूरत हाल को देख कर किया जा रहा है। तो अभी 1 सितंबर तो हम टारगेट नहीं देख रहे, क्योंकि अभी ईद आने वाली है, उसके बाद पे मुहर्रम आएंगे, तो लोगों का इंटरेक्शन उसमें ज़्यादा होगा। तो अल्लाह करे बस बेहतर रहे मामला, क्योंकि हम केसेस ज़्यादा देख रहे हैं। तो अब वही सूरत हाल है कि इस वक्त 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं जो हमारे ग्रीवेंसेस हैं, जो मैं सईद गनी साहब से भी अगले आने वाले कुछ चंद दिनों में मुलाकात करूँगा, कि मदारिस खोल दिए गए, वहाँ बच्चे आ रहे हैं, 2 दिन हो चुके हैं, आज तीसरा दिन है, लेकिन स्कूल्स को बंद रखा गया है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, ये भी हमें पता करना है कि वो जो बच्चे जा रहे हैं वो कौन से SOPs फॉलो कर रहे हैं जो हम नहीं करा पाएंगे। तो ये चीज़ों को क्लियर करना ज़रूरी है, लेकिन इसमें वक्त की जो जिस तरह आगे बढ़ रहा है, क्राइसिस जैसे आवाम के बढ़ रहे हैं, ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के भी बढ़ रहे हैं। मैं इसको बहुत अच्छा समझता हूँ कि सईद गनी साहब ने प्राइवेट स्कूल्स की नुमाइंदगी भी की उस फोरम के अंदर और वहाँ हमारे मुतालबात पहुँचाए। लेकिन देखें, लोन शायद एक सब्स्टिट्यूट शायद ना हो जो उन्होंने वहाँ पर कहा है, क्योंकि लोन वो चीज़ है जो वापस चुकानी होगी। हम ये चाह रहे हैं कि अगर हमें कोई फंड मिल जाए तो जो पेरेंट्स फी पे नहीं कर पा रहे उनको वो फंड ट्रांसफर कर दिया जाए, मतलब उनकी फीस उस फंड से पे ऑफ कर दी जाए, ताकि उनको भी कोई रिलीफ मिले, ताकि आवाम को कोई रिलीफ मिले। कर्जे के ऑप्शन पे आप लोग नहीं जाना चाह रहे? सॉरी, बिला सूद कर्जे के ऑप्शन पे आप लोग नहीं जाना चाह रहे, ये आपको बेहतर नहीं लगता? उस पे बिल्कुल बेहतर इसलिए लगता है क्योंकि हमें नहीं पता कि कब रिकवरी स्टार्ट होंगी। हम लोन तो ले लें और लोन कोलेटरल पे होगा, कोई ना कोई बिल्डिंग या सिक्योरिटीज रखवानी पड़ेंगी तो फिर लोन मिलेगा। और मेजॉरिटी स्कूल्स रेंटल प्रीमिसेस पे होते हैं, तो वो एक अलग पेचीदगी है। अच्छा, अब ज़रा मुझे ये बताइए, ये बिल्कुल भुला दीजिए आप कि मदारस खुले हुए और स्कूल्स नहीं, क्योंकि इससे पहले जो हमने, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, इससे पहले हमने लोकल मार्केट में यही देखा कि आप मॉल्स खोल रहे हैं और मेरा कारोबार नहीं खोल रहे हैं, छोटी मार्केट नहीं खोल रहे हैं, यहाँ पर 1000 आदमी है जो अपना कारोबार कर रहा है, छोटी छोटी दुकानें, ये कह के मार्केट खोली गई, छोटी छोटी मार्केट्स को खोला गया, और फिर उसके बाद में हमने देखा कि उनको सील करना पड़ा, SOPs फॉलो नहीं हुए। जो लोग, जो रहनुमा एक दिन पहले बैठ के, एक हफ्ता पहले बैठ के बाकायदा गुस्से में थे कि हम SOPs फॉलो कराएंगे, वो बिल्कुल उसके अगले दिन जब नौबत आ गई मार्केट को क्लोज करने की, तो वो बैठ के कह रहे थे कि हमारा काम नहीं है, प्लीज़ पुलिस को तैनात करें, हम नहीं करवा सकते। देखिए, अब मुझे ये बताइए कि ऐसे कौन से SOPs हैं कि जिसके ऊपर आप लोग कन्विंस कर नहीं पा रहे? इंटरनेशनल मीडियम्स भी हैं, कुछ इंटरनेशनल SOPs भी हैं, और दूसरी तरफ हमारे अपने कुछ मसाइल हैं। मतलब अगर आपने स्कूल में उस सबको इंश्योर करा भी लिया, क्लासेस को मैनेज कर भी लिया कि आज ये क्लास आएगी, कल ये सेक्शन नहीं आएगा, तब भी
ये जो लॉजिस्टिक है ये स्प्रेड होने का बायस बन सकता है। सर मुझे थोड़ा सा आप इसको ऊपर क्विकली ब्रीफ कर सकते हैं कि ये वाले एसओपीज जिसके ऊपर आप कन्विंस कर पाए हो। जो हम एसओपीज, जी बिल्कुल, जो हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर एसओपीज बना रहे हैं, उसके अंदर जो सबसे बड़ी हिंड्रेंस जो आ रही है वो वही है जो वैन से आने वाले बच्चे हैं, जो वैन ड्राइवर्स हैं, जो वैन चल रही हैं, क्योंकि वो एक अलग डोमेन होता है और वो इस पे राजी नहीं है या उनकी कॉस्ट उसको इजाज़त नहीं दे रही कि एक वैन में 3 से 4 बच्चों को बिठाया जाए और उन्हीं को लाया जाए, तो उनकी कॉस्ट शायद इजाज़त नहीं दे रही, वो बेहतर जानते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी, आपने सही कहा, लॉजिस्टिक्स जो है वो सबसे बड़ी एक हिंड्रेंस है स्कूल ना खोलने में, तो उस पर हम काम कर रहे हैं कि किस तरह वो डील किया जाए। थोड़ा सा पेरेंट को भी मेरे ख्याल से आगे आने वाले वक्तों में ये जिम्मेदारी वापस अपने पास लेनी पड़ेगी कि बच्चों को पिक एंड ड्रॉप दें, क्योंकि ये कोरोना जो है बहुत लंबे अरसे तक चलेगा, जो स्टैटिस्टिक्स नज़र आ रही हैं। तो इसके अंदर हम सबको आउट ऑफ द वे जाके कोई ना कोई रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि तालीम को ज़्यादा अरसे आप मुतासिर नहीं कर सकते। एक बात और बिल्कुल क्विकली बताइएगा, इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि जो कुछ ऑनलाइन भी चल रहा है उसमें टीचर का ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। मतलब जो छुट्टी 2 बजे हो जाती थी अब वो क्लास 4 बजे भी होती है। स्कूल्स खोलेंगे तो उसमें भी आप लोगों को ऐसे ही करना पड़ेगा, इसी तरह से एड्रेस करना पड़ेगा? नहीं, देखिए, स्कूल जब खुलेंगे तो उसमें हम स्कूल टाइमिंग्स को कम करने जा रहे हैं। जो एसओपीज बनाए हैं कि 2 to 3 आवर्स, उस पर भी फाइनलाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन उससे उतने टाइमिंग्स के लिए स्कूल में बच्चों को बुलाया जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट शिफ्ट स्टार्ट हो जाएगी। तो कोशिश ये होगी कि 2 से 2.5 या मैक्सिमम 3 के दरमियान 2 शिफ्ट्स में बच्चों को केटर करना। एक जुमले में बता दीजिएगा, मोनोग्राम वाले मास्क भी तैयार कर लिए स्कूल्स ने, ये कैसा इकदाम है स्कूल्स का? देखिए, वो एक फेक न्यूज़ थी, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया पे लोग अलग अलग न्यूज़ चला देते हैं। वो मास्क पे प्रिंटिंग नहीं हुई है। वो आइडिया तो नहीं मिल गया इसके बाद में? ठीक है, यानी आइडिया वाली बात नहीं मिला है सर। एक बहुत अच्छी बात आपने क्लियर कर दिया। तो ऐसा होगा नहीं, अभी भी मास्क पहना के बच्चों को भेजें, बस स्कूल खुल जाए तो आपने जिम्मेदारी उठानी है। आपसे मेरी मुराद पेरेंट्स। एनीवेज, आप साथ मौजूद थे तारिक शाह साहब, बेहद शुक्रिया। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं, स्टे विद अस। जनाब, नया दिन में नए सिरे से खुशामदीद। एक तरफ तो हालात कुछ ऐसे हैं कि कोरोना आ गया, आलमी वबा आ गई, लोगों को घरों तक महदूद रहना पड़ा और फिर उनके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था अलावा इसके कि वो आराम ही करते। महदूद थे, बैठे हुए थे, तो बस बेड से उठिए, सोफ़ा पर बैठिए, सोफ़ा से उठिए, चेयर पर बैठिए, ऐसे हालात हैं। लेकिन मैं एक खातून की मिसाल आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि इन्होंने आइसोलेशन और फिर ख़ुद को महदूद करना लेकिन एक्टिव रहना हम सबको बताया। मुसलसल 87 मैराथन इन्होंने मुकम्मल की। इंग्लैंड के गांव से इनका ताल्लुक़ है। खातून ने हर रोज़ एक मैराथन मुकम्मल की और इनके इरादे तो देखें आप, रुकने का इरादा नहीं है। उन्होंने कहा था 100 डेज उन्होंने पूरे करने हैं और उन्होंने ये भी कहा कि शुरू में उन्होंने सिर्फ 15 दिन मैराथन दौड़ का फैसला किया था और अब उनका इरादा है कि वो इसको 100 डेज, यस, प्रैक्टिस इतनी हो गई है, वो कह रहे हैं कि अब हम इन्हें 100 डेज तक लेकर जाएंगे। चलिए जी, ये तो हमने उनकी एग्जाम्पल शेयर की, आपके सामने रखी। सारी तवज्जो वैसे किस पर है आजकल? ज़ाहिर है कोरोना पर है। एग्जैक्टली, पूरी दुनिया में ऐसे ही हो रहा है और माहिरीन की तशवीश इसी हवाले से इसी सिलसिले में बढ़ रही है। वो ये कहते हैं कि दुनिया भर में जो दीगर बीमारियां हैं उसकी वजह से 10 लाख से ज़ायद अमवात का अंदेशा है। बैनुल-अक़वामी एड्स सोसाइटी की जानिब से जारी ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर की तवज्जो और तमाम वसाइल कोरोना के खात्मे पर हैं, इसको कंट्रोल करने पर हैं, इसके फैलाव को स्लो डाउन करने के हवाले से हैं, जिसकी वजह से जो दीगर बीमारियां हैं जैसे HIV, TB और बहुत सी मोहलिक बीमारियां जो कि कई दहाइयों से फैली हुई हैं और उनकी वजह से जाने जाती हैं, तो वो जो कोशिशें हम कई दहाइयों से कर रहे थे वो कोशिशें मुतासर हो सकती हैं। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी शहर ऑकलैंड में शुरू होने वाली 23वीं बैनुल-अक़वामी एड्स कॉन्फ्रेंस में बैनुल-अक़वामी एड्स सोसाइटी इन खदशात से मुतालिक आगाही दी गई है। अच्छा किरण, ये तो हमने बात की है कि इंटरनेशनली क्या हो रहा है, वाई टू गो सो फार। पाकिस्तान की एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं। किरण, मेरी बात हुई, एक जानने वाले हैं, रावलपिंडी से उनका ताल्लुक है और उनको डायलिसिस करवाने होते हैं। और किरण, इस वक्त मसला ये है कि जो एक हॉस्पिटल आपने कोरोना पे मुख्तस कर दिया, यानी बेनज़ीर हॉस्पिटल, और जो सारा पेशेंट्स का इन्फ्लक्स था वो आ गया होली फैमिली पर, और दैट इज़ द रीज़न कि मशीन्स कम हैं, कुछ मशीन्स ख़राब हैं और ये चीज़ें मुतासर हैं। सिर्फ एक बीमारी का सोचती है जिनके गुर्दों का मसला है, इसी तरह बहुत सी और बीमारियाँ
बहुत से और बीमार मुतासिर हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ और दिस। ये आप बीमारियों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रैफिक हादसा हो जाए, Yes. एक्सीडेंट्स हो जाए तो उसमें भी यही हो रहा है, और छोटे छोटे बच्चों की वैक्सीनेशंस, ये सब कुछ भी बहुत बुरी तरह से मुतासर है। मार्च में और मार्च के बाद ही पहले हफ्ते में अप्रैल की ये खबरें आई थी कि जिन जिन बच्चों के लिए अपॉइंटमेंट्स और बड़ों के लिए अपॉइंटमेंट्स ड्यू है मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में या फिर वैक्सीनेशन में, वो सब बुरी तरह से मुतासर हुए। बहरहाल इतने सारे मुतासर होने वालों की बात होगी तो फिर उनकी बात नहीं होगी जिनके मामलात तय, भाई रिश्ते तय, लड़कियों की शादियां नहीं हो रही कोरोना की वजह से। मैं इटली की बात करना चाह रही हूँ। वहाँ पर ये हुआ जनाब कि मुख्तलिफ SOPs को बड़ी सख्ती के साथ में पाबंदी लगाई गई और उनको फॉलो कराया गया, और इस सब की सद में शादी का बिजनेस भी आया। अब दुल्हनों का लिबास पहनकर कुछ लड़कियां इकट्ठा हुई और देखिए उन्होंने, मैं इसे खूबसूरत एहतजाज कह देती हूँ। नहीं किरण, एक बात समझाएं, ये दुल्हने तो आ गई, दुल्हे भाई कहाँ थे? एहतजाज वो क्यों नहीं कर रहे? शादी उनकी भी होनी थी, चलिए वो किधर गए? अब आ गया एहतजाज। ये कोई बात है करने वाली? किसी खवातीन एहतजाज कर रही है? भाई शादी थी, दो खानदानों का मिलना है, नहीं एक लड़का एक लड़की, वो दोनों को एहतजाज करना चाहिए। या तो लड़के खुश हो रहे या अगर ऐसा है तो नहीं, समझ से बाहर असल बात में है। ये लड़कियां तो एहतजाज कर ही रही हैं, लेकिन इसकी एक छोटी सी तफसील ना इसकी ये भी थी कि इसके पीछे कुछ वेडिंग प्लानर्स भी थे। एक और बात हो सकती है ये भी किरण, थे। एक और बात ये हो सकती है किरण कि वो जो ड्रेसेस वगैरह खवातीन के ड्रेसेस ज्यादा महंगे होते हैं, उन्होंने तैयार करा लिया, उन्होंने कहा ट्रेंड चला जाए, कोई और कलर इन हो जाए, कोई और स्टाइल इन हो जाए, तो ये एक पॉइंट भी हो पहले सकता है। पहन लो और इसको यूज कर लो, कम से कम सामने तो आ जाए ना, पिक्चर्स तो बने। चलिए, ये तो हमने इटली से, तो आपने, अच्छा मैं इसके ऊपर इनसे बाद में बात, चलिए बाद में करते हैं इसके बाद। एनीवेज बढ़ते हैं आगे। एक खबर है फैसलाबाद से, वो आपके सामने रखते हैं। खावंद को जेल हो जाए तो जाहिर है उससे जुड़ा हर रिश्ता मुतासर होता है, यानी बीवी बच्चे बहुत मुतासर होते हैं। फैसलाबाद की एक ऐसी खातून है, वो इस तरीके से मुतासर उनके खावंद को जेल हुई, और जो उनके बच्चे हैं वो भी जाहिर है बहुत ज़्यादा इस हवाले से सफ़र कर रहे हैं। तो उनकी फैमिली किस कदर मुश्किलात में है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि उनके हस्बैंड जो वो जेल में। अब्दुल आहद ने एक रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। मजदूर बेटी के लिए दूध है, ना ही बच्चों की भूख मिटाने का कोई इंतजाम। मुफलिसी ये है फैसलाबाद के इलाके हजवेरी टाउन की 33 साला सुंदस। खावन को कत्ल के इल्जाम में जेल हुई तो अजीज रिश्तेदारों ने भी इससे मुंह मोड़ लिया। सुंदस 2 साल से बच्चों को लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है। मेरे मियाँ 2 साल तो जेल च, मेरे कमान वाला कोई नहीं है। मैं इस तरह अपने बच्चे कदी किते फुटपाथां ते लैके सड़कों ते अपने बच्चे इस तरह लैके अस्पतालों च लैके सौंदी रही है। एक टाइम का सानू खाना मिल जाए ना तो असीं शुक्र अल्लाह दा करके खा लेदा। एक चारपाई वाले किराए के कमरे में पंखा तक नहीं, गली में बच्चों को लेकर बैठे भी तो आने जाने वालों की अजीब नजरें उसे परेशान रखती हैं। सर्दियों ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਹੈ नहीं ਸੌਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ सड़क ਤੇ ਸੌਂਦੀਆਂ, तरह ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਆ। अदालत में चलते खावन के केस की पैरवी के लिए भी सुंदस के पास फूटी कौड़ी तक नहीं। ना सर पर साहिबान, ना ही खावन का सहारा। सड़क किनारे जिंदगी बसर करती ये बेबस माँ मुंतज़िर है तो किसी मसीहा की जो इसके 3 बच्चों की 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त कर सके। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। तो अब्दुल अहद की रिपोर्ट आपने देखी, थोड़ा सा उदास कर देने वाली बात थी, इसीलिए हमने सोचा कि हम बड़े हल्के फुल्के से अंदाज में आगे बढ़ते हुए आपको इस तरफ ले चलें। बात यह है कि हमारा दिल बहुत बड़ा है पाकिस्तानियों का, उमूमी तौर से ये देखा गया है, मदद करने के लिए पेश रहते हैं। लेकिन एक और मामला भी है और ये तशवीशनाक है, हमारी बर्दाश्त कम होती जा रही है बहुत ज़्यादा। आए रोज़ हम कोई ना कोई इसी तरह का वाक़या देखते हैं कि जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि हम फ़ौरी तौर पर तशद्दुद पर आमादा हो जाते हैं, हम फ़ौरी तौर पर लड़ाई करने लगते हैं, हम बदतमीज़ी करने लगते हैं। मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखती हूँ इस वाक़े की। ट्रैफिक एहलकार सिर्फ़ और सिर्फ ये कह रहा है, छोटी सी सादा सी बात कर रहा है कि आपने गलत पार्क किया है, और एक खातून न सिर्फ ये कि बदलिहाजी बदतमीज़ी की हर हद को पार करती हैं, हाथ भी उठाती हैं। जब हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म मेरे आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मेरी और आपकी मदद के लिए, रोज़ कहते हैं, मैं और शुएब ये बात रोज़ करते हैं, तो फिर इस सब के बाद में ये एक छोटी सी सादा सी सीधी सी बात, चंद लम्हों का सब्र, थोड़ी सी बर्दाश्त लोग क्यों नहीं सीखते? जिन खातून को आप देख रहे हैं, इनकी गाड़ी देखिए, इन खातून को देखिए, और फिर उसके बाद में इनका रवैया देखिए
यानी ये इनको तो समझाना आसान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं ये सारे के सारे वाक़े को आपके सामने रखती हूँ, फिर हम आगे चलकर इसी के ऊपर बात करेंगे। ये मनाजिर हैं गुलबर्ग के, जहाँ सरफिरी खातून ने कानून का मजाक बना दिया। भेज के दिखा मुझे लेडीज कांस्टेबल, मैं अभी कॉल करती हूँ लेडीज कांस्टेबल। हाँ मैं अभी कॉल करती हूँ, किसको करती हूँ ये तुम सोच करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लेडीज कांस्टेबल के मुंह पर क्या कर लो, क्या कर लोगे, क्या कर लो। खातून ने पहले तो गलत पार्किंग की, जब वार्डन ने रोकने की कोशिश की तो उससे उलझ पड़ी। संगीन नताइज की धमकियां देते हुए वायरलेस सेट भी छीनने की कोशिश की। बात बढ़ी तो खातून ने 2 थप्पड़ भी दे मारे। लोगों की भीड़ देखकर खातून मौके से निकल गई। थाना गुलबर्ग में वार्डन फुरकान अली की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने गाड़ी ट्रेस करके कब्जा में ले ली है। खातून की शनाख्त रईसा मसूद के नाम से हुई है और वो गार्डन टाउन की रिहायशी है। हुक्काम का कहना है कि गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। CTO लाहौर कैप्टन रिटायर्ड सैयद हम्माद आबिद हमको ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सर? ये बताइए, हम जब भी हमारे सामने कोई ऐसी खबर आती है ना कि किसी ने किसी खातून को धक्का दिया है, किसी ने उनसे हार्श होकर बात की है, हम उसके ऊपर भरपूर आवाज़ उठाते हैं। लेकिन ये जो हालात होते हैं कि अगर कोई खातून इस तरह से आके बदतमीज़ी कर रही है, मुसलसल बदतमीज़ी कर रही हैं, तो फिर अब इस मामले को आप लोग कैसे डील करते हैं? और पर्टिकुलरली इसी मामले पर खातून की गाड़ी भी दिखाई दे रही है, खातून ने क्या किया वो भी आपके सामने है। इन खातून को ढूंढना कहीं मुश्किल तो नहीं हो रही आप लोगों को? क्या कर रहे हैं आप इस सिलसिले में? जी बिल्कुल मुश्किल नहीं हो रही। एक तो सबसे पहले इस इंसिडेंट की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और ये जिस तरह देखने में आता है कि इस तरह के ट्रेंड्स और रुझानात बढ़ते जा रहे हैं और विच आर कंडेमेबल, और हमें बिल्कुल मुश्किल पेश नहीं आ रही। जैसी FIR हुई थी तो इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस ऑफिसर्स हैं हमारे गुलबर्ग थाने के, वो इस पर काम कर रहे हैं। और गाड़ी पहले हमने ट्रेस किया, हमें पता लगा लीजिंग पे है, उसके बाद उसकी आपकी आवाज़ चली गई है। दोबारा आपसे राबता हम करते हैं सर। आई एम सॉरी, कोई टेक्निकल मसला हुआ। एनीवेज, आप इस पर आपने मजम्मत भी की और आप कह रहे हैं कि ट्रेस अभी सिर्फ आपको इनिशियली ये मालूम हुआ कि गाड़ी लीज़ पर है, तो ज़ाहिर जो लीज़ पर होती है वो बैंक के नाम पर होती है, और उसके बाद आप इसको लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ी जो खातून थी वो कौन थी, ये लोकेट करने की कोशिश की जा रही है। मैं इनसे ये सवाल ज़रूर करना चाहूँगी, यहाँ पे आपको मौका लगे आप ज़रूर पूछिएगा। अगर कोई किसी ट्रैफिक एहलकार से इस तरह से बिहेव करे तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है? क्या कार्रवाई होती है? ये सीखने के लिए, ये समझने के लिए ये एक आम आदमी का जानना बहुत ज़रूरी है। एक आम आदमी का ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो ऐसी बदतमीज़ी करेगा, किसी को थप्पड़ मारेगा, जो अपना काम कर रहा है, जो अपनी ड्यूटी कर रहा है, तो उसको सज़ा मिलेगी और क्या मिलेगी, और वो सज़ा खातून या मर्द ये देखते हुए है या फिर क्या है? किस तरह से आप इस सारे मामले को देखते हैं, मैं ये पूछना चाह रही थी। बहरहाल ये जो अदम बर्दाश्त बढ़ता जा रहा है, ये जो हम दूसरों के साथ इज्जत से बात नहीं कर सकते, लिहाज तमीज़ से बात नहीं कर सकते, मैं कोशिश करूंगी इसी सब के ऊपर बात कर लूँ। बिलाल कुतुब साहब हमको ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? ये सारा वाकया देखा आपने बिलाल भाई? जी मैंने बिल्कुल देखा। तो मुझे ये बताएं, ये एक तरफ तो अदम बर्दाश्त है, दूसरी तरफ ये कि लहजे बहुत ख़राब हैं। जो आदमी सीधी तरह भी बात कर रहा है उसके साथ में बदतमीजी से पेश आएंगे, ये तो बहुत अफसोसनाक है। देखिए ये बात जो है ना ये अधूरी है। मेरे ख्याल में CTO जो बैठे हैं ये भी बहुत ही मोहतात बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने ये पहली दफा बदतमीजी नहीं देखी। लेकिन जब वुमेन एम्पावरमेंट कैंपेन्स चलती हैं तो उनमें से आप में से कौन, मेरे इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम में से कौन है जो कह सके कि इसके अंदर इत्तदाल होना चाहिए, इसमें बैलेंस होना चाहिए, इसमें बायस नहीं होना चाहिए? कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आपकी याद दहानी के लिए, और खास तौर पर मैं शाह साहब की याद दहानी के लिए ये बात अर्ज कर दूं कि ये बदतमीजी जो है ये उसके साथ की जाती है जिसने कोविड-19 के अंदर अपना खून जाकर इस कौम के उन बच्चों को दिया जो कि खून ना मिलने की वजह से मर जाते। इस खातून ने या इन खवातीन ने जाके खून नहीं दिया, जिन सिपाहियों ने यूनिफॉर्म में जाके अपना खून इस मुल्क के उन बच्चों को दिया
जिनकी जिंदगी का दारोमदार था, आज मेरे ख्याल में उनके सामने आंखें झुकाने की बजाय अगर गर्दन तनी हुई है तो आपको इस बात की फिक्र करनी पड़ेगी कि इस माशरे में मजमूई तौर पे को बहुत बड़ा नुक्स पैदा हो रहा है जिसको दुरुस्त करने की जरूरत है। हैंडल नहीं कर सकते। ये एक किरदार जो है अगर यूनिफॉर्म के सामने ये हो रहा है तो आप ये सोचिए कि अनयूनिफॉर्म के साथ जो वो खातून या ऐसी खवातीन करती होंगी वो क्या हालात। और ना सिर्फ खवातीन, जाहिर है जेंडर की कैद भी नहीं है इसमें, जिस रवैये की आप बात करें। बिलाल भाई साथ मौजूद थे, इसमें जेंडर की कैद बिल्कुल है, इसमें जेंडर की कैद बिल्कुल है। यही वो खौफ है जो कि हमें मीडिया पे मरवाता है। किसी खातून की जगह एक आदमी होता तो उसके साथ ट्रीटमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ होता। ये बात दुरुस्त है। वो मॉब का भी ट्रीटमेंट होता, वो मॉब का एक रिस्पॉन्स भी होता, वो जो 7 लोग मौजूद थे। बिल्कुल बिलाल भाई, उनका रिस्पॉन्स होता है। एब्सोल्युटली राइट। ठीक है सर, मौका आया, मैं दोबारा जाना चाहूंगा हमाद साहब की तरफ। राब्ता बहाल है, हमाद साहब बात भी कंटिन्यू कीजिएगा। जिस तरह किरण भी इससे पहले ये पूछना चाह रही थी और मैं भी आपसे पूछना चाहूंगा ये कि अगर ऐसा मामला हो जाता है, ऐसी बदतमीजी होती है, वो खातून करे, वो कोई मर्द करे, किसी ट्रैफिक पुलिस वार्डन के साथ, चार्ज क्या लगता है, होता क्या है जब एफआईआर दर्ज होती है, कितनी सजा हो सकती है? जी हाँ, इस तरह के इंसिडेंट्स, एक तो ये मैं बताऊं कि इस इंडिविजुअल एक्ट को हम पूरी एक माशरे के साथ उसको मुंसलिक नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। हमारे माशरे में जहाँ इस तरह के अनासर मौजूद हैं, जी प्लीज कंटिन्यू। जहाँ हमारे माशरे में इस तरह के अनासर मौजूद हैं, वहीं पे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो आप यकीन करें हमारे ट्रैफिक वार्डन्स को सल्यूट भी करते हैं। हम जब मास्क लोगों को देते हैं तो हमें फूल भी पेश करते हैं लाके। तो एक इंडिविजुअल एक्ट है, लेकिन ये बहुत कंडेमेबल है। और दूसरा, जब भी इस तरह की कोई चीज़ होती है तो उसके अंदर हम लोग जो कार्य सरकार में मदाखलत 186 की दफ़ा लगती है, उसके बाद 353 होता है असॉल्ट ऑन पब्लिक सर्वेंट। प्लस अगर कल ये वाला वाक़या देखें तो इसमें इस इंसिडेंट के बाद लोग इकट्ठे हो गए, हजूम हो गया, वहाँ पे इनकी एक इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से पूरा ट्रैफिक केओस वहाँ पे हो गया, लोगों को बहुत दुश्वारी हुई। तो उसमें रोड ब्लॉक का सेक्शन ऐड हो जाता है 290 और 291। ये तो रूटीन की बात है। लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो मेरे ख्याल आप भी हाईलाइट करना चाहते हैं, कि हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इसको एक फूड फॉर थॉट बना के इससे लेसन हम ये लर्न कर सकते हैं कि हमें अपनी इखलाकी इक़दार को बेहतर बनाना है। हम लोग अगर देखें, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, जिस पिछले दिनों भी एक बड़ा वायरल हुआ इंसिडेंट, एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, डिग्रियाँ तो ली हुई है। तो ये हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमें अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में तालीम के साथ साथ तरबियत की भी बहुत ज़रूरत है। हमें अपना मॉरल फाइबर बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और उसी से हमारे अंदर बर्दाश्त भी पैदा होगी, सब्र तहम्मुल भी पैदा होगा, जिसका मुज़ाहरा आपने देखा कि हमारे ट्रैफिक वार्डन ने किया। उनके साथ बहुत तज़हीक आमेज़ रवैया था, उनको इल ट्रीट किया जा रहा था, उन पे जो भी देखा आप सब ने देखा है। लेकिन हमारे ट्रैफिक वार्डन ने बिल्कुल ज़ब्त का मुज़ाहरा किया और बिल्कुल भी उसने उस तरह रिएक्ट नहीं किया, और उसके बावजूद भी उसको ये फेस करना पड़ा। और ये हम आए दिन देखते हैं इस तरह के इंसिडेंट्स। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसे इंसिडेंट्स भी देखने को मिलते हैं कि लोग आके अप्रिशिएट करते हैं हमारे ट्रैफिक वार्डन, जो गर्मी के अंदर, बारिश के अंदर, धूप के अंदर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। लोग उनको पानी की बॉटल्स भी ला के देते हैं। और इस पूरे जी बात मुकम्मल करें, साथ में मुझे ये भी बताइएगा, आपने बहुत अच्छे अल्फाज का भी इंतखाब किया है, बहुत उम्दा गुफ्तगू की आपने सारे मामले के ऊपर। एक रवैये ही की बात है, आप चूँकि बहुत सारे लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, उनके मामलात भी देखते हैं, एक मनसब आपके पास है कि आप मसाइल को, छोटे छोटे मसाइल, बड़े मसाइल को सुलझाने की कोशिश भी करते हैं आप लोग। ये बताइएगा, अगर एक खातून इस तरह से आए, ऐसे ज़बरदस्ती करें, बदतमीज़ी करें, तो फिर उसके बाद में वो खातून की जिसको वाकई हेल्प की ज़रूरत है, जिसको वाकई सपोर्ट की ज़रूरत है, ये उसके लिए कितना बुरा माहौल बन जाता है, उसके लिए कितनी बड़ी दिक्कत होती है। प्लीज़ थोड़ा सा ये समझाइए आज हमारे देखने वालों को। जी, ये बहुत अच्छा आपने पहलू टच किया है। एक तो हमें ये भी देखना होगा कि कोई ऐसा इंसिडेंट है, ये हो जाते हैं। अगर मैं आपको मिसाल दूं कि हमारे एवरेज फ़ाइन जो हम लोग एक साल के अंदर करती है सिटी ट्रैफिक पुलिस, वो लगभग 3 मिलियन के करीब है। इट मीन्स के 30 लाख लोगों से इंटरेक्ट होता है, वायलेटर्स के साथ इंटरेक्ट होता है। और इस तरह के इंसिडेंट्स अगर हम रेशो निकालें तो बहुत थोड़े हैं, बट स्टिल होते हैं। और इट इज़ नॉट ओनली इन लाहौर, पाकिस्तान में होते हैं, पूरी दुनिया में ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि ये भी होता है कि उस टाइम के ऊपर वो इंसान जो है, इंडिविजुअल जो ऐसा एक्ट करता है, वो किस जहनी कैफियत से गुजर रहा होता है। उसके कोई सोशल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं,
अगर इसी की मिसाल लें तो शी बिलोंग्स टू अ गुड फैमिली, एजुकेटेड फैमिली, और कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें नहीं सिखाते, कई चीज़ें स्पॉन्टेनियसली हो जाती हैं। तो हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि वो किस कैफियत से गुजर रहा है, उसकी सोशल प्रॉब्लम्स क्या हैं, और इसको कम से कम पूरे मुआशरे से न जोड़ें चीज़ें जो ठीक है। एग्जैक्टली। लेकिन स्टिल हमें जो टेक होम हमारी ये होनी चाहिए कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ये जो वर्दी है या कोई और है, उसकी रिस्पेक्ट करें, कवानीन का एहतराम करें। अपने बच्चों को हम ये सिखाएं कि हमारा सर फ़ख्र से तब बुलंद होगा जब हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स बनेंगे, ना कि कानून को फ्लाउट करके और लोगों को तड़ियाँ लगा के मैं तेनू वेख लूँगा। ये आए दिन हमें इस तरह के डायलॉग सुनने को मिलते हैं कि तू मैनू जानदा नहीं, तो मैं तेनू तेरी वर्दी लुआ देंगा। और जवाब तो ये होना चाहिए, वाकई आपको नहीं जानते कि आप कौन है। On a lighter note it was. Anyways, बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ थे। बहुत एक ऐसा वाक़या था कि जिसको देखें आप और आपको अफसोस हो, लेकिन इस सब के ऊपर देखिए कि उन्होंने अपने हिसाब से कितनी अच्छी गुफ्तगू की है, कितने सारे ऐसे मामलात को टच कर दिया कि जो इससे जुड़े हुए हैं, जिन पे बात करना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। एक और मामले की तरफ अब हम चलते हैं। एक ख़बर थरपारकर से रिपोर्ट हुई थी। जहनी मरज़ में मुब्तला एक लड़की, एक जवान लड़की, और मजबूरी उसके घर वालों की कि उसके घर वालों ने उसको जंजीरों से बांध कर रखा है। अब उसकी फैमिली की मजबूरी क्या है? अब्दुल जब्बार ने एक रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं, फिर इस पर हम डिस्कशन भी करेंगे। जिला थरपारकर की तहसील छाछरों में नौजवान लड़की बेबसी की तस्वीर बन गई। नवाही गांव की झोपड़ी में मुकीम मुफलिस खानदान बीमार लड़की को जहनी हालत के पेश नजर बांध कर रखने पर मजबूर हो गया। गुर्बत से परेशान लड़की के भाई के मुताबिक बहन के इलाज के लिए पैसे होते तो ये नौबत ना आती। इलाका मकीनों का कहना था कि दिहाड़ीदार मजदूर बहन का इलाज कराने की सकत नहीं रखता। एक भाई है, इसके पास कुछ भी नहीं है और कोई धंधा भी नहीं। इधर क्या है, इधर तगारी तारी को उठाने वाले बंदे भी नहीं है। इधर क्या काम है? इसको बांधने की वजह ये है कि ये बच्ची जो है वो अक्सर घर से निकल जाया करती है। काफ़ी दफ़ा घर से निकल गई है। पीछे जो है गांव के किसी भी बंदे ने देखा होगा, उसने इतला दी होगी। वालिदैन के इंतकाल के बाद मुतासिरा खानदान को शदीद माली बहरान ने घेर रखा है। थर का ये मुफलिस घराना किसी गैबी इमदाद का शिद्दत से मुंतज़िर है। अब्दुल जब्बार, समा, छाछरो, थर। रिपोर्ट आपने देखी। इसी सारे मामले पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया समाजी रहनुमा आलिया सारिम बर्नी साहिबा ने, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे मारवी अवान साहिबा से भी। आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, डायरेक्टर हैं विमेन प्रोटेक्शन सेल की। मैं चाह रहा हूँ मारवी साहिबा, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँ। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट तो हैं आप, लेकिन जो विमेन प्रोटेक्शन सेल है, ये क्या काम कर सकता है इस सिलसिले में? इस खबर को देखने के बाद, इस लड़की की बेबसी और उसके ख़ानदान की परेशानी को देखते हुए आपका सेल क्या कर सकता है? सिंध पुलिस के साथ हम वुमेन प्रोटेक्शन सेल्स रन कर रहे हैं 2017 से लेकर। उसको बनाने का मकसद यही था कि औरतों के साथ इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उन पे जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और जो लीगल एड है उनको जल्द से जल्द वो प्रोवाइड की जाए। इस वाक़े को सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि इतने अरसे से ये बच्ची इतनी तकलीफ़ में है और इस तरीके से आप जंजीरों से बांध दें कोई इंसान मेंटली अनवेल हो। ये ह्यूमन राइट वायोलेशन है। और इस वक्त ये खबर जानने के बाद जो अथॉरिटीज़ हैं वो इसी तरह से एक्शन लेंगी कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इस जगह पे भेजा जाएगा। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मारवी साहिबा आपने कहा एक्शन लेंगी, कोई काम हुआ इस सिलसिले में या अभी स्टार्ट होगा? मैं अभी आपकी ये न्यूज़ से ही मालूम हुआ है इस खबर के बारे में। तो इसके बाद जब मैं आपसे बात करने के बाद अथॉरिटीज से बात करूंगी तो उनको लोकेट करवाई जाएगी ये जगह। और इस तरीके के अगर हम पहले वाकयात की आप बात करेंगे तो इस तरह बहुत सारे लोगों को हाउस डिटेंशन और इस तरह जंजीरों से बांध के घरों में रखा जाता है, जिनकी इंफॉर्मेशन जब पता चलती है तो पुलिस फौरी तौर पे एक्शन लेती है। अच्छा, ये बताइए कि जब ये खबर आई तो और इसके अलावा भी बहुत सारे वाकयात लोगों की याददाश्त में यूँ समझिए कि रिफ़्रेश हो गए। अब एक आम तासुर ये है कि इस किस्म के ज़्यादा केसेस सिंध से रिपोर्ट हो रहे हैं और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर ऐसा ही है तो ये हो क्यों रहा है? आप थोड़ा क्लियर कर सकती हैं इसको?
हाँ बिल्कुल, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि जैसे अभी मैं आपके प्रोग्राम में ज्वाइन थी, मैं सुन रही थी लॉस की यहाँ पर बात हो रही थी। हमारे पास लॉस तो हर चीज़ के लिए मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ वो फाइलों में बंद है, लोगों को उसके बारे में मालूम नहीं है। उसकी एक जो जहालत है, एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर आप देखेंगे तो इस तरह ज़ंजीरों में बांध देना, घरों में बंद कर देना, अक्सर हमारे पास शिकायत आती हैं। हम यहाँ तो मेंटली अनवेल लोगों की बात कर रहे हैं, जो अच्छे खासे अक्ल रखने वाले लोग, जो बिल्कुल मेंटली वेल होते हैं, उन औरतों को, उन लोगों को घरों के अंदर, तालों के अंदर बंद कर दिया जाता है, जंजीरों से बांध दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि हमारी सोसाइटी में एक कंट्रोल करने की दूसरों को एक पाई जाती है एक आदत। उसकी वजह से अगर हम थोड़ा सा भी देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग, जहालत ही है कि अगर वो नहीं हमारी बात पर अमल कर रहे होते या हमारे मुताबिक नहीं चल रहे होते, तो अक्सर जो है लोग उनको बांध देते हैं। तो ये कानूनी तौर पे भी गलत है और ह्यूमन राइट्स वायोलेशन भी है, और इसके उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए जो कि इस तरीके से किसी को तकलीफ में रखें, बांध कर रखें। आप जिस मनसब पर हैं, जो काम आप कर रही हैं, आपको लगता है कि आप बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहे हैं और आगे से आगे बढ़कर, पहले से पहल पहुंचकर आप अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से अदा कर रही हैं? आपको लगता है कि कहीं कहीं मुझे काम करने में ये अड़चन है, मैं खुल के काम नहीं कर पा रही? थोड़ा सा क्विकली बताइए। बिल्कुल, प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। कभी रिसोर्सेज की कमी नज़र आती है, कभी जो है प्रायोरिटीज़ की कमी नज़र आती है। हम जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होते हैं, हमारे लिए ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि किसी के राइट्स की वायोलेशन हो, किसी के साथ हरासमेंट हो रही हो, ये वायलेंस है कि जिस उस बच्ची को इस तरीके से इतने अरसे से कैद करके रखा हुआ है। देखिए रीजंस बहुत सारे हैं जो मैं आपकी रिपोर्ट में भी सुन रही थी। गुर्बत रीजन है, जहालत रीजन है, लेकिन जब कानून की खिलाफ वर्जी होती है, रीजनिंग को बीच में नहीं लेकर आ सकते। जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनको देखना पड़ेगा, अगर हम नहीं देखना पड़ेगा, एक्शन तो लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा आलिया भाभी, देखिए ये इस फैमिली के तो सर पे हाथ रखे हैं। हम जब बात करें कम इल्मी की वजह से हम उस बच्ची का प्रॉब्लम नहीं समझ पाए, उसकी फैमिली के पास पैसे नहीं थे, समझना तो छोड़िए वो उसको प्रॉपर खाना दे सके, उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे। अब बताइए, एक शख्स जिसको उस बीमारी का नहीं पता, उस बच्ची को हेल्प कैसे करना है नहीं पता, जो बेसिक बुनियादी चीज़ें जो बिल्कुल है वो नहीं पूरी कर पा रहा, ऐसा आदमी कहाँ जाए, ऐसी फैमिली कहाँ जाए? फिर उसके अगेंस्ट कुछ करे तो किस मुंह से करे और कैसे करे? नहीं किरण, ये बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी कि अगर हम उसके भाई के को सजा की तरफ हम लेकर जाएं। अगर हुकूमत कुछ कर सकती है तो सबसे पहले तो हुकूमत की जिम्मेदारी यही है कि उसके भाई को कोई रोजगार फराहम किया जाए। इतने फंड्स हुकूमत के पास होते हैं कि थर के लिए, सिंध के लिए फंड्स ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। तो खुदारा इस किस्म की सोच ना पैदा करें कि उसका भाई के पास पहले ही रोटी नहीं है, उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं। एक्शन उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए, एक्शन उन लोगों के खिलाफ होना चाहिए जिन्होंने फंड्स लिए और फंड्स लगाए नहीं हैं। खुदार के लिए डायरेक्शन हुकूमत का या डायरेक्शन लीगल एड का उस तरफ लेके जाएं जिससे कोई फायदा हो। बेगुनाह को मारकर क्या मिलेगा? और दूसरी बात मैं जो आज के इस हवाले से मैं कहूँ कि इस वक्त क्वारंटाइन का टाइम है, कोविड-19 का टाइम है। हम बड़े बड़े महलों में जब हमें अंदर रहना पड़ता है अपनी फैमिलीज के साथ, खाने को भी है, पीने को भी है, तो हम कितनी अजियत का शिकार हैं कि हम निकल नहीं सकते, अपने लोगों से मिल नहीं सकते। सोचिए कि ये बच्ची 12 साल से इस क्वारंटाइन में है और कहाँ हर इलाके में जहाँ दूर दूर इंसान ही नजर नहीं आता। इस बच्ची को मैं समझती हूँ कि जब हम किसी जानवर, किसी परिंदे को भी अगर उसमें ऐसा जैसे मुर्गियां हम नहीं रखते, ऊपर हम छोटा सा उसका कोई कवर कर देते हैं, लिड एक लगा देते हैं, उस हालत में भी हम अपने परिंदों को आजाद छोड़ते हैं कि उसमें चल पड़े, लेकिन उसमें भी ये बच्ची जंजीरों में कैद है। इसकी आंखों से जो सवालात है मैं स्क्रीन पे नहीं देख सकी, तो मुझे हैरत होती है कि जो सामने से देखते होंगे वो क्या सोचते होंगे, किस सजा में इसको क्वारंटाइन किया और कितने दिनों के लिए किया गया है। और एक बात मैं बिल्कुल वसूख से कहती हूँ, क्योंकि सालिम बनी शेल्टर होम में मेरे पास ऐसे माजूर जहनी जिस्मानी लोग आते हैं, जहनी माजूर भी मोहब्बत बहुत अच्छे से जानता है। ये पूछना चाह रही थी मैं भाभी, मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी आलिया साहिबा। ये होता ये है कि किसी को आम बुखार हो, खांसी हो, या वो सालों के लिए बिस्तर पर हो,
तो हमारी तो ट्रीटमेंट उसके सिलसिले में भी ऐसी होती है, हम लोग उसको भी समहाउ ऐसा लगता है कि उसको कैसे डील करना नहीं जानते। ये तो जहनी मरज़ की बात है, ये तो मेंटल इलनेस की बात है। अगर एक गांव में ऐसा हो रहा है तो शहरों का तो छोड़ ही दीजिए। इस सिलसिले में हम कब हमें अवेयरनेस आएगी, इस सिलसिले में हम क्यों नहीं ध्यान दे पा रहे? हम अपने नॉर्मल लोगों को ध्यान नहीं देते। मैं आपको एज अ नेशन जो हमारे पास तस्दीक चीज है, जो शख्स, जो इंसान, जो रिश्ता इस वक्त हमारे लिए कारामद नहीं है, उसको हम अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहते हैं। हम जिम्मेदारियों को उठाना नहीं चाहते, हम सिर्फ लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जब आप इन लोगों के साथ मोहब्बत बांटते हैं, अपना वक्त बांटते हैं, वसाइल बांटते हैं, इन्हें नहीं, हम नॉर्मल लोगों को सुकून मिलता है। हम डिप्रेशन की दवाइयां तो खाना पसंद करते हैं, हम लाखों रुपए अपने इलाज लगाना पसंद करते हैं, लेकिन इन लोगों के पास जाके जो जहनी सुकून मिलता है, जो एक सेटिस्फेक्शन की जो फीलिंग है, वो जो आती है, वो हम लेना नहीं चाह रहे होते। और ये एक अकेली बच्ची नहीं है, मैं आपको कराची शहर से ही बता रही हूँ कि मेरे पास अंबार लगा हुआ है बच्चियों का। बच्चे क्या, कोई भी इंसान जो ज़हनी माजूर हो या जिस्मानी माजूर हो, घर वालों पर जिम्मेदारी है, उसको उठाकर डाल दिया जाता है। इस खास केस में तो मैं कहूंगी कि भाई के पास दो चीजें इंसान जिंदगी में ना, जिसको मैं सही मायनों में गुर्बत मानती हूँ, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है आलिया सारिम साहिबा की बात सुनने में। मैं मारवी आपके पास आना चाहूँगी। ये बताइए, इसी ख़ास केस के ऊपर ही बात कर लेते हैं, इसी बच्ची के ऊपर बात कर लेते हैं। इस बच्ची को अब मदद की ज़रूरत है और मुख्तलिफ़ मराहिल में ज़रूरत है। न सिर्फ ये कि इसको इस मुश्किल से निकाला जाए, फिर उसके बाद में इसकी सेहत और इसका ध्यान रखने के लिए भी फ़ंड्स होने चाहिए, पैसे होने चाहिए। दूसरा, इसकी फैमिली को भी हेल्प किया जाए। अगर हम सिर्फ इसी बच्ची को आप कहीं पे ले जाएं, रख लें और इसी को हेल्प करते रहे, बात बिल्कुल अधूरी रहेगी। मुझे बताइए किस किस फेज़ में कैसे कैसे इसको हेल्प किया जाना चाहिए, कितने फ़ंड्स इसके लिए दरकार होंगे? अच्छा, सबसे पहले तो उस जगह को लोकेट करके उस बच्ची तक बिल्कुल जाए। उसके बाद उस बच्ची को जो उसकी बच्ची की हालत नज़र आ रही है, तो उसको हेल्थ के हवाले से भी सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको शेल्टर की भी ज़रूरत है। और बिल्कुल 300 रुपए मैं सुन रही थी कि वो दिहाड़ी कमाते हैं और कभी कभी नहीं भी कमाते, तो बहुत मुश्किल गुजारा होगा। तो इसके लिए पूरी इंक्वायरी की ज़रूरत है, फैक्ट्स और फिगर्स जानने की जरूरत है। उसके बाद उसकी फैमिली हुकूमत की तरफ से सपोर्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि वो जिस लेवल ऑफ लाइफ में रह रहे हैं, तो वाकई उनके पास खाने के लिए भी नहीं होगा। और हो सकता है कि बच्ची को कोई और टेक केयर करने के लिए नहीं हो घर के अंदर, तभी उसको उन्होंने ये बांधने का आइडिया आया। लेकिन ये बिल्कुल कानूनी तौर पे भी ठीक नहीं है। ये कानूनी तौर पे ठीक तो नहीं है, लेकिन आपने गुफ्तगू सुनी होगी आलिया साहिबा की भी, तो उन्होंने भी गुफ्तगू का आगाज़ ऐसे ही किया। उन्होंने कहा कि अगर इस वक्त हम ये बात करें कि उसका भाई जिम्मेदार है, हम उसको जेल की तरफ लेकर जाएं, हमको सज़ा की तरफ लेकर जाएं, तो दुरुस्त नहीं होगा। ये पॉइंट उनका वैलिड है। मैंने आपसे वही कहा कि इंक्वायरी और फैक्ट्स और फिगर्स जानने की ज़रूरत है, लेकिन जितना नज़र आ रहा है उसमें यही नज़र आ रहा है कि गुर्बत है और अनअवेयर हैं वो लोग लॉ से, सारी चीज़ों से, ऐसे शेल्टर होम से, कैसी कोई जगह भी ये कोई अंदाज़ा नहीं आपको कि अगर इस बच्ची को हेल्प करना हो तो पर डे आपको कितने फंड चाहिए होंगे, कितने एलोकेट करने होंगे? अगर हेल्प भी लेनी है तो आपके पास में कुछ तो अंदाज़ा होना चाहिए ना कि भाई पर डे के हिसाब से मेरे पास इतना और फिर उसके बाद में पर मंथ के हिसाब से इतना। थोड़ा सा अगर आप बता सकें। अच्छा, इस तरीके से है कि हमारा तो सारा काम पुलिस के साथ है, तो हम तो एक्शन लेते हैं इस तरह के जो मामलात होते हैं। उसके बाद फिर आप किसी शेल्टर होम तक पहुंचा देते हैं, दैट्स इट। और शेल्टर होम्स तक जो है पहुंचाया जाता है। उसके बाद शेल्टर होम्स के जो फंड्स होते हैं उनके जरिए फिर आप लोग चेक करते रहते हैं, शेल्टर होम्स तक बच्चियों को पहुंचाया जाता है। और शेल्टर होम में कैसे रखा जा रहा है ये चेक करते हैं आप लोग? केयर करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ स्पेसिफिकली फैमिली की बात करें तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। जैसे उसके भाई को। मारवी साहिबा, ये पॉइंट आ गया। ये मुझे बताइएगा कि आपने खुद भी कहा ना कि आप लोगों का एक रोल है, वो यहीं तक है कि आप लोग चीज़ लोकेट करके इशू को और उस मुतासरा लड़की को या बच्ची को शेल्टर होम तक पहुंचाते हैं। इस चीज़ को आप कोऑर्डिनेट करते हैं। शेल्टर होम में उसको कैसा रखा जा रहा है ये आप देखते हैं?
तो अब ऐसे केसेस का किया जाता है कि शेल्टर ठीक होम है, में किस फॉलो अप तरीके किया से जाता है। रखा ठीक है, ये जाता है पॉइंट आ गया और क्योंकि वक्त कम है। आले साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। ज़ाहिर है इस मामले पर तो हम आपसे कमेंट ले रहे हैं, लेकिन एक और मामला भी है। ये देखिए, ये तो एक जवान बच्ची, ज़ाहिर है बहुत साल वो कैसे वहाँ पे रही हम नहीं जानते, लेकिन आज के उसके हालात बता रहे हैं कि वो मुश्किल में रही है। लेकिन आज की खबर थी, वो फैसलाबाद से थी, 3 साल का बच्चा था और वालिदैन उसको, वो क्योंकि मेंटली चैलेंज्ड बच्चा था, उसको अस्पताल के मुसाफिर खाने में छोड़ गए थे। यानी ये मामला ऐसा है कि बच्चों को भी छोड़ जाते हैं वालिदैन। वो ज़ाहिर है गुर्बत है, वो ज़ाहिर है और मसाइल हैं, बट हैं। बिल्कुल ऐसा ही है शोएब भाई, और यकीन जानिएगा गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं है, और किसी को सिर्फ बाजियाब करा लेना या पता चला लेना कौन कहाँ है, उसके बाद खामोश हो जाना, ये जिस किस्म का अमल हमारी हुकूमत करती है। हुकूमत के अपने क्या फंड्स हैं, मैं तो समझती हूँ कि जो इदारे काम कर रहे हैं उनकी भी सहूलतों के लिए काम नहीं किए जाते। अगर मेरे पास शेल्टर होम है तो जरा आके देखिए तो सही कि शेल्टर होम की क्या हालत है। सिर्फ ये तो हमारे लोग हैं, अवाम है। मैं तो समा को भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि समा भी हमारी टीम बनकर हमारे साथ काम करता है। अगर हमें बताया जाता है कि फलानी जगह पर कोई है तो यकीन जानिए हम ये नहीं कहते फंड्स हैं कि नहीं है, हम जाते हैं वहां से जाके, चाहे इवन ये बच्ची भी है और इसके अलावा जितनी बच्चियां, ये जो भी होता है, हम जाते हैं वहां से उनको लेकर आते हैं, अपने पास काम करते हैं और आप उसकी रिपोर्टिंग भी करते रहते हैं, आप दिखाते हैं। हुकूमत के पास तो इतने सारे इख्तियारात हैं, वो कुछ नहीं कर सकती। हम तो सिर्फ अपनी मदद आपके तहत काम करते हैं, हम तो अपनी आवाम की मदद के साथ काम करते हैं, अल्लाह की मदद के साथ काम करते हैं। इंशाल्लाह इस बच्ची के लिए भी बेटी की सूरत मिलेगी, लेकिन हुकूमत होते हुए सिर्फ अल्फाज अदा करना और सिर्फ ये कहना कि हम कर सकते हैं, हम बता सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया में सारी चीजें मौजूद है, काम करने की जरूरत है। और अगर हुकूमत खुद नहीं कर सकती तो जो NGO काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट कर लिया जाए तो वो भी काफी होगा। ठीक है आलिया साहब, बेहद शुक्रिया। मारवी साहब आप भी साथ मौजूद थे, उन्होंने हमारा साथ दिया गुफ्तगू में, बेहद शुक्रिया। हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना, तो ब्रेक से वापस आएंगे तो मेड इन पाकिस्तान इसकी हम बात करेंगे। आप समझ तो गए होंगे हमारे मेहमान होंगे कौन, लेकिन राइट आफ्टर द ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक। मेड इन पाकिस्तान धूम है जनाब पूरी दुनिया में। तो आज हमने सोचा इसी पर बात करेंगे। आपको याद तो होगा पहले हमने बहुत शोज किए थे वेंटिलेटर की पाकिस्तान में तैयारी से मुताल्लिक, और उसके साथ साथ जो किट्स हैं ज़ाहिर है वो भी तैयार हो रही हैं। लेकिन इस वक्त एक बड़ा मसला पाकिस्तान को कोरोना के अलावा क्या है, वो है टिड्डी दल का। क्योंकि ज़ाहिर है उसके बहुत से हमले, बहुत से इजला में हुए, काम तो हो रहा है, लेकिन ज़ाहिर है हम अगर बाहर से जहाज़ लाएं और फिर स्प्रे करें तो वो मुश्किल तो हो जाता है। और ऐसे में अगर पाकिस्तान में ड्रोन तैयार हो जाए और वो स्प्रे करे तो क्या ही ज़बरदस्त बात है, क्योंकि वो खर्चा भी कम हो जाएगा और ज़ाहिर है इट्स मोर इफेक्टिव एज वेल। नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन के पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने किसानों की सहूलत के लिए कारनामा अंजाम दिया है और जदीद ड्रोन तैयार कर लिया है। इस ड्रोन की मदद से टिड्डी दल के खात्मे के लिए सहूलत के साथ साथ स्प्रे भी किया जा सकेगा। और जाहिर है फिर कह देते हैं हम मेड इन पाकिस्तान। अभी जो मेड इन पाकिस्तान का हम इतना तस्करा कर रहे हैं, जाहिर है इसका सेहरा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, फवाद चौधरी साहब को। तो चौधरी साहब ज्वाइन कर चुके हैं हमें। फवाद साहब गुड मॉर्निंग। जी अस्सलाम वालेकुम। फवाद साहब अभी तो ज़ाहिर है मेरे मंडे को जो खान साहब ने इफ्तिताह किया वेंटिलेटर्स को हैंड ओवर करना NDM में, कि उसी पर माशाल्लाह इतनी अप्रिसिएशन आप लोगों को मिल रहा है। आप ही ने हमारे शो में लास्ट टाइम कहा था कि नेक्स्ट शो में हम बात करेंगे इस पर, और नाउ दैट इज़ द डे टुडे कि हम इस पर बात करें। थोड़ा सा प्लीज़ शेयर कीजिएगा इनिशिएटिव कब लिया गया, प्रोजेक्ट कैसे डिज़ाइन हुआ, इसका कौन कौन इसमें शामिल हुए, और आप व्हाट्स द वे फॉरवर्ड। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान इसमें काफी एडवांस है। ओके। और काफी अरसे से, चूंकि पाकिस्तान में आपको मालूम है कि जब ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो सरहद है इसके ऊपर सबसे पहले दुनिया में ड्रोन इस्तेमाल हुए थे। और जो उसकी जो हमारी एबिलिटी है, हमने बहुत पहले ड्रोन की हासिल कर ली थी, लेकिन वो डिफेंस ड्रोन्स की थी। अब लेकिन हुआ ये है कि जो ड्रोन्स हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट बन गया है दुनिया में। तो आपके पिछले प्रोग्राम में मैं आपको ये कहा था कि जो अगला बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आप जरूर नजर रखिएगा, वो है हमारा कि जो हम एग्रीकल्चर, प्रिसीजन एग्रीकल्चर के फॉर्म्स हम डेवलप करेंगे। और इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो हमारा जो छोटा काश्तकार है, 2.5 एकड़ का, 5 एकड़ का, 12.5 एकड़ का, उसको हम पूरा एक टेक्नोलॉजी पैकेज बना के देंगे फार्मिंग के लिए। उस मंसूबे के ऊपर काम जो है वो आप बिल्कुल जो है वो शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो ड्रोन्स हैं ये भी उसी प्रोजेक्ट का जो है वो एक हिस्सा होंगे, जिसमें जिस तरह से हमारी हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स है, जो हम टैंक बनाते हैं,
हम तोपे बनाते हैं और बहुत सारी इस तरह की चीजें बनाते हैं। अब हम अपना एक एग्रीकल्चर मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम एग्रीकल्चर ड्रोन्स बनाएंगे, हम लेजर लेवलिंग मशीन्स बनाएंगे, हम अपनी जो वाटर सेंसर्स है वो बनाएंगे, ताकि पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है उसको हम मॉडर्नाइज कर सके। क्योंकि देखिए फ्रैंकली आगे भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि रूटीन का आलू मटर गाजर बेच के तो हम कभी भी अपनी एग्रीकल्चर को स्टैंडर्ड पे नहीं ला सकते। लिहाजा हमें हाइब्रिड की तरफ जाना होगा, हमें एक बड़ी टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है, हाइब्रिड की तरफ जाना है। और ये जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, ये आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हमारे जो किसान है, और स्पेशली मैं कहूँगा कि अपने जो नौजवान लड़के लड़कियां जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि आप दो जो एरियाज हैं उनको ज़रूर आगे मद्देनजर रखें, अगले 10 सालों में बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। वो एग्रीकल्चर है और हेल्थ है। ये दो एरियाज जो हैं इनमें बहुत काम होना है। और अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है, अपने छोटे फार्म्स डेवलप करने की तरफ आए और अपने लिए जो हेल्थ की एक बहुत बड़ी उसमें बहुत एवेन्यूज हैं वो खुलेंगे, उनको जो है वो ज़रूर देखें। और इसमें जो है वो आपका पूरा कैरियर प्लानिंग जो है वो इसमें बड़ी ज़बरदस्त हो। सर ये तो हो गई बात, मैं ना बिल्कुल एक हारी एक किसान के लिए ही पूछना चाह रही हूँ आपसे, क्योंकि देखिए एक आम तासुर तो ये है ना कि भाई टेक्नोलॉजी होगी तो फिर उसका मतलब ये कि बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। और एक किसान आज भी यही सोचता है कि थोड़ी सी मेरे पास ज़मीन है तो इस पे प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, मेरी खेती ज़्यादा से ज़्यादा हो। सर उसके लिए थोड़ा सा बताएंगे आप, ये अच्छे डेवलपमेंट्स हैं, बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हैं, ये महंगी तो नहीं है, और ये कब तक मार्केट में अवेलेबल होंगी सर? नहीं, इसमें मैं आपको बताऊं कि जो आइडिया है ना, तो हमारा वो आइडिया मेरा ये है कि हमने 3 जो यूनिवर्सिटीज़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ उनको हमने इन्वॉल्व किया है। उनके हम जो तमाम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं और जो उनके बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं, टीचर्स हैं, उनको शामिल करके हम एक कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। वो कंपनी जो है वो इन फॉर्म्स में जो फार्मर उसके साथ पार्टनरशिप करेगी। और जो लैंड है वो फार्मर की होगी, उसके ऊपर खर्चा, उसके ऊपर सारा जो ये प्लानिंग करनी है वो सारी की कंपनी करके देगी। क्योंकि हमारे जो किसान है उनमें ये भी तो अभी प्रॉब्लम है ना कि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहें कि वो ड्रोन खुद इस्तेमाल करेंगे तो वो नहीं करेंगे। लिहाजा इस कंपनी को हम ये इक्विपमेंट सारे देंगे, ये अपना प्लान करेगी कैसे करना है, क्या करना है, और वहाँ पे हम बीज से लेकर के पैकिंग करने तक पूरा यूनिट फॉर्म के साथ जोड़ेंगे, और ताकि वो फॉर्म जो है वो पूरा फिर उसको सर्टिफिकेशन भी मिल सकेगी, और वो फॉर्म पूरा एक समझिए कि आप पूरी आपकी इंडस्ट्री हो जाएगी। अगर आप नेट से 2 करोड़ पहले साल का वो बड़ी जल्दी पूरा हो जाएगा। ठीक। अच्छा फवाद साहब, जिस ड्रोन पर आज हम ज़ाहिर गुफ्तगू का हमने आगाज़ किया, थोड़ा सा इसकी स्पेसिफिकेशंस भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर सबसे बड़ा ड्रोन कहा जा रहा है इसको विद रिस्पेक्ट टू दिस के स्प्रे करेगा। ये कितना एकड़ रकबा होगा और उस पर स्प्रे कर सकेगा, खर्चा कितना आएगा, कितना फ़ायदा किसान को इससे होगा, ये भी स्टैट्स शेयर कीजिएगा प्लीज़। ये जो अभी ड्रोन बनाया है NRTC ने, ये एक मॉडल ड्रोन उन्होंने बनाया है और बताया है कि इससे स्प्रे हो सकती है, लेकिन हमारे पास कामरा में भी ड्रोन जो है वो बन रहे हैं, और वहाँ पर जो फैसिलिटी है वो भी बहुत एडवांस फैसिलिटी है। सो ये जो इसी तरह नस्ल ने अपना एक ड्रोन डिजाइन किया है वो अपना बना रहा है। तो जब हम इसी कमर्शियल में जाएंगे, और अभी हमने एक MOU एक प्राइवेट कंपनी, पाकिस्तानी लड़के हैं और बहुत बच्चे हैं, उनके साथ मिलकर फवाद साहब डिस्ट्रॉशन है, टेक्निकल मसला है, हम ट्राई करते हैं इसको फिक्स करें। नाज़रीन को एक बार फिर बता देते हैं, फवाद चौधरी साहब साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं मेड इन पाकिस्तान ड्रोन की, क्योंकि अभी इस वक्त पाकिस्तान में जहां पर टिड्डी दल का हमला हुआ हमने वहां पर देखा स्प्रे हुआ, लेकिन अभी जो है वो मेड इन पाकिस्तान जो ड्रोन है तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके स्पेक्स के ऊपर भी उन्होंने बताया, और साथ में उन्होंने एक बड़ी पते की बात बताई है, बड़े अच्छे करियर काउंसलर भी बने वो कुछ देर के लिए। ये बड़ा अच्छा हेल्थ
और ये जो एग्रीकल्चर है, ये जो बच्चे अब एजुकेशन में जो है ना वो आगे बढ़ रहे हैं, वो इन दो शोबों को जो है ना ख़ास तौर पर फोकस बना सकते हैं। आने वाले 10 साल इस ज़मीन में बहुत काम हो रहा है। याद तो मुझे खान साहब का वो जुमला फिर आ जाता है ना, मुर्गी और कट्टे, वो जाहिर है उस पर भी फोकस है। इन्होंने तो उस एग्जांपल को वाज़े कर दिया, वाज़े के एक्सप्लेन किया। फवाद साहब सॉरी आपकी बात कटी थी, प्लीज़ वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, फिर मैं आपसे सवाल भी करता हूँ। ये मैं कह रहा था कि एक ये पाकिस्तान हमारे बिल्कुल यंगस्टर्स हैं, उनकी अपनी एक कंपनी है। तो आज या कल हम मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और वो कंपनी हम एक जॉइंट वेंचर कर रहे हैं और NDMA को हम ये दे रहे हैं कि जो लोकस्ट के ऊपर हम ड्रोन के जरिए जो है उसके ऊपर जो स्प्रे करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, वो कैसे मुमकिन है। और वो इंशाल्लाह ताला हम अगले 2 हफ्तों में ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करें। सही सर, माशाल्लाह इतना अच्छा काम आप कर रहे हैं। ज़ाहिर मुंतखब नुमाइंदे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आइंदा जब इलेक्शन होगा आपको तो हल्के में जाने में कोई मसला नहीं होगा, लेकिन बाकी मुंतखब नुमाइंदे वो उनको मसला होगा फवाद साहब, क्योंकि ज़्यादा पॉलिसी ज़्यादा काम तो गैर मुंतखब नुमाइंदे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कर रहे हैं। नहीं, बात ये होती है कि काम करने का मौका जो है वो होता है। अब आपका अपना एक कह लें कि विजन है, सोच है कि आप किस तरह से उसको आगे लेके चलते हैं, किस तरह से आगे करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत सपोर्टिव हैं, जब भी आप काम करें प्राइम मिनिस्टर को आप कहें वो आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। बाकी ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स वगैरह वो तो हमारा इनहेरेंट सिस्टम जब तक खराब है उसको हम रिफॉर्म ना करें, उस तक आप जो है वो कैसे उसको करेंगे। फॉर एग्जांपल उस रिफॉर्म के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कदम उठाया है। देखिए, वो हमें जितनी तेजी से जाना चाहिए उस तरफ हम उतनी तेजी से उस तरफ नहीं गए और हमें फौरी तौर के ऊपर जो ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, अभी भी कमेटी जो है वो बनाई है प्राइम मिनिस्टर ने और उनको किया है, लेकिन इसको हमें जल्दी चेंज करना चाहिए। ये जो वो आपकी स्पीड मैच नहीं कर पा रहे हैं या सब कुछ स्लो डाउन है, ये बता दें। मेरी ये बड़े मसाइल फिर इंशाल्लाह चलिए ठीक है, ऑलरेडी मैं बातें कर देता हूँ, फिर आपको पता है मसला हो जाता है। वो आप मसले से निकल भी आते हैं। अभी किसी मसले में तो नहीं है? नहीं, अभी तो ठीक ही चल रहे हैं, बस देखते हैं। चलिए ठीक है, मैं बात साहब बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। थैंक यू। चलिए जी, तो हम बात कर रहे थे मेड इन पाकिस्तान से मुतालिक, बढ़ते हैं आगे। कोरोना और डॉक्टर से मुतालिक बहुत सी ऐसी फेक न्यूज़ भी हमारे सामने आ जाती हैं। शाहीन शहजादी गुलाम मोहम्मदाबाद हॉस्पिटल में इस वक्त मौजूद हैं और वहाँ मरीज़ों के साथ क्या सलूक किया जाता है, किस तरह से ख्याल किया जाता है, वहाँ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स क्या हैं, वहाँ अटेंडेंट्स क्या कहते हैं, डॉक्टर्स की क्या राय है इस सारे मामले पर, और ख़ुद शाहीन ने वहाँ पर जाकर क्या देखा, दिखाते हैं आपको। इसके बारे में कहा यह जा रहा है कि कोरोना के मरीजों को जहर का इंजेक्शन लगा के मार देते हैं। गुलामाबाद जनरल अस्पताल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर देखते हैं कि मरीजों के साथ क्या सलूक किया जाता है। मेरे साथ 4 ऐसे अफराद मौजूद हैं जो कोरोना से जंग जीतने के बाद सेहतयाब होकर आज घरों को रवाना हो रहे हैं, जिन्हें तिब्बी अमले ने फूल भी दिए, उनका ख्याल भी रखा। तो आप मुझे बताइएगा अपना नाम और कितना अर्सा यहाँ पर रहे, डॉक्टर्स की जानिब से कैसा रवैया रहा? मोहम्मद सैफुर रऊफ मेरा नाम है। हम तकरीबन 10 दिन रहे, डॉक्टर्स का बहुत अच्छा रवैया रहा, बिल्कुल फैमिली की तरह ट्रीट किया गया। मैंने डॉक्टर्स को नामुकम्मल हिफाजती लिबास के साथ भी काम करते देखा, यहाँ बहुत दिल से और लगन से काम करते हैं। पहले थोड़ा सा शुबा था, हम भी घबरा रहे थे हॉस्पिटल आने से। हमें बहुत से लोगों ने कहा कि आप ना जाएं, गुलाम मोहम्मदाबाद हॉस्पिटल तो वैसे भी बदनाम है। यहाँ पे आके हमें बिल्कुल उसके बरक्स नज़र आया जो हमने अफवाहें सुनी थी। यहाँ पर बिल्कुल घर की तरह ख्याल रखा जा रहा था। रात के 2 बजे भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी को कहते थे, वो मुहैया की जाती थी हमें। डॉक्टर साहब को जब मर्जी बुला लें। एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद बूटा साहब, जिनकी फैमिली इनको मुश्किल की हालत में छोड़ के यहाँ पे चली गई। इनके बेटे यहाँ पर आना गवारा नहीं करते थे। ये बुजुर्ग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक बेटा अपने बाप का ख्याल रखता है, उसी तरीके से डॉक्टर्स ने इनका यहाँ पे ख्याल रखा। मजीद अब जानते हैं यहाँ पर जो डॉक्टर कमर हैं उनसे कि यहाँ पर जो मरीज़ हैं वो तो इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। ये कितने घंटे उनके साथ बिताते हैं, किस किस तरह के वाक़यात आपको भी देखने को यहाँ पे मिलते होंगे। ये सब लोग हमारे साथ रहे हैं और इन लोगों से जितना हमें प्यार मिलता है उसकी भी कोई मिसाल नहीं है। सिर्फ एक खौफ, डर जो बाहर फैलाया गया है
उसके अलावा इसमें कोई हकीकत नहीं। और जितना सुकून हमें इनकी खिदमत करके मिलता है और जितना ये हमें प्यार दे देते हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। अस्पताल में वाकई ही कोरोना के मरीजों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं, मगर वो इंजेक्शन हैं मोहब्बत के, ख्याल के, हिफाजत के। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ, उसके बाद में अथॉरिटीज़ को बहुत मुतहर्रिक होना पड़ा। ये SWAT फोर्स, इसके ऊपर काम किया गया है। कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, ज़रा देखिए तो सही और फिर जानिए मज़ीद इस बारे में सऊद बिन मुर्तज़ा से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर तो पुलिस ने फौरी रिस्पॉन्ड किया और दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन खुदा न खास्ता अगर मुस्तकबिल में इस तरह के कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो उसके लिए भी जो SSU की SWAT फोर्स है वो तैयार की गई है और कराची के मुख्तलिफ मकामात पर उनको जो है तैनात किया गया है। ये किस तरह से दहशतगर्दों से निपटेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे, DIG ऑपरेशंस हमारे साथ मौजूद हैं मकसूद मेमन, उनसे मज़ीद जान लेते हैं क्या मकसद है इस टीम को तैयार करने का, कितने ये ट्रेंड हैं, क्या कुछ इनके पास होगा और किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। जी, SWAT का जैसे आपने नाम लिया है, SWAT से बनता है स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स। तो इनका ये काम होता है कि इन केस ऑफ एनी टेररिज्म अटैक या हाई लेवल का कोई क्राइम सीन होता है या कहीं पे इंफॉर्मेशन होती है कि ख़तरे का खदशा है पब्लिक को, तो ये वहाँ पे पहुँचते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं और पब्लिक को उस ख़तरे से निजात दिलाते हैं। तो SWAT के जो कमांडोज़ हैं उनकी हर जगह से हमने ट्रेनिंग करवाई है। पाकिस्तान आर्मी में और पाकिस्तान नेवी का इसमें बड़ा हाथ है और उनके जो कमांडो यूनिट्स हैं वहाँ के जो ट्रेनर्स हैं वहाँ उनको ट्रेन किया गया है। इस टाइम कराची में 8 मुकामात पे हमने SWAT के यूनिट्स प्लेस किए हैं जो आजकल के इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी हैज़र्ड और थ्रेट के हवाले से। और एडिशनल IG कराची का ये इनिशिएटिव है कि अगर कहीं पे भी अटैक होता है पूरे कराची में, बजाय इसके कि SSU से यहाँ से ट्रैवल करे, ये वहाँ की जो नियरेस्ट लोकेशन है वहाँ से हर एक SSP और SP के ऑफिस से कोऑर्डिनेशन में वहाँ से करीबी जगह से वो वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर सके। बेसिक चीज़ होती है कि अगर टेररिज्म की कोई एक्टिविटी होती है या कोई अटैक का ख़तरा होता है या खदशा होता है, अगर वो वहाँ पे अटैक होता है और वहाँ से नियरेस्ट पॉइंट से अगर वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर पहुँच जाता है तो इजीली हम उसको वहाँ पे रोक सकते हैं जब तक कि बाकी यूनिट्स उसकी मदद को पहुँचे और हम उस टेररिज्म के एक्ट को रोक सकें। अच्छा, ये किस तरह से किन मकामात पर तैनात किए गए हैं और किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, इनके पास क्या आलात होंगे और जिस तरह से आपने कहा थ्रेड्स हैं, तो क्या अभी भी मज़ीद मुस्तकबिल में ऐसे थ्रेड्स मौजूद हैं शहर में? ओवरऑल जो थ्रेट वार्निंग्स आ रही हैं, जैसे आपने देखा है कि ये एक अटैक हमने रोका टेररिज्म का, इससे पहले चाइना कौंसलेट का अटैक रोका, इस वजह से रोक सके कि हमारी तैयारी थी और वहाँ पे हमने उन लोगों को न सिर्फ ख़त्म किया बल्कि ये मैसेज दिया कि जब भी आप पाकिस्तान पे मैली नज़र से देखेंगे तो हम बिल्कुल तैयारी पोजीशन में और हम आपको उसी वक्त नस्त नाबूद कर सकेंगे। और इस चीज़ की हम इसकी एक्सटेंशन पे जाएँ कि अभी ये जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं हमने सब तमाम को हाई अलर्ट रखा हुआ है और जितनी हमारी सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस है उनके करीबी मकामात या विद इन इनसाइड दिस सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस जो वहाँ की मैनेजमेंट है उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ हमने SWAT यूनिट्स वहाँ पे प्लेस किए हैं ताकि किसी भी किस्म के हालात को मद्देनज़र रखते हुए रिएक्ट कर सकें और मुश्किल वक्त में काम आ सकें। बिल्कुल, पुलिस का ये स्पेशल यूनिट पहले से ज़्यादा जो है चौकस है और अब इसको शहर में उतार दिया गया है ताकि खुदा न खास्ता कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो दहशतगर्दों को पहले से ज़्यादा जो है मुँह तोड़ जवाब दिया जा सके। जी बहुत शुक्रिया साउद, आपने अपडेट किया। मुलाकात आपसे करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखें, बाहर जाएँ तो एहतियात के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।